हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस वाइफ एपिसोड 1। ताज होटल, मुंबई। ताज होटल हर तरफ बहुत ही शोर मच रहा था। तभी एक ओल्ड आदमी सबको शांत कराते हुए बोला, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल बिजनेस ऑफ द ईयर की जो किताब जीता है, प्लीज उनका वेलकम कीजिए। तभी एक लड़की जो दिखने में 21 साल की लग रही थी, उसके लेफ्ट और राइट साइड उसका असिस्टेंट और उसका बॉडीगार्ड थे। वो लड़की एटीट्यूड से चलते हुए स्टेज पर जाती है। उस लड़की का ऑरा बहुत ही खतरनाक था। जब सारे लोग उस लड़की को देखते हैं तो एकदम से चुप हो जाते हैं। तभी वह लड़की माइक लेकर सिर्फ थैंक यू बोली और ट्रॉफी लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जैसे सबकी जान में जान आया हो, सबके माथे पर पसीने की बूंद साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ताज होटल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी होती हैं। वो लड़की एटीट्यूड से चलते हुए बीच वाली गाड़ी में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ चल दी। चलिए जानते हैं इस लड़की के बारे में। ये है हमारी कहानी की मैन लीड, माही सिंघानिया। ये जितनी टैलेंटेड है इतनी खतरनाक भी है। इसे हैकिंग, बॉक्सिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे बहुत कुछ आते हैं। इसका एक और राज है, यह अंडरवर्ल्ड की क्वीन है। सब इसे हेल ऑफ डेविल क्वीन के नाम से जानते हैं। अंडरवर्ल्ड के जितने भी माफियाज हैं सब इसका नाम सुन के ही डर से कांपने लग जाते हैं, क्योंकि यह अपने दुश्मनों को धरती पर ही नर्क दिखा देती है। अब आते हैं माही के लुक पर। माही 21 साल की है। इसका रंग दूध से भी गोरा है। इसकी हाइट 5 फुट 4 इंच, स्लिम बॉडी, सिल्की लॉन्ग ब्लैक हेयर जो उसकी कमर तक आती है, शार्प नोज, बड़ी बड़ी आंखें जो एक बार देख ले डर से कांपने लग जाए, गुलाबी होंठ के ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हर कोई इससे शादी करने का सपना देखते हैं, पर ठहरी हमारी माही हार्टलेस, उसे किसी की भी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसकी फैमिली पर। इसकी फैमिली में इसके चाचा चाची, कजन, सिस्टर है। माही के मम्मी पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था जब माही 18 साल की थी। माही के मम्मी पापा को उसके बिजनेस राइवल ने मार दिया था। तभी से ही माही ने अपने पापा के बिजनेस को संभाला और दुनिया के नंबर 1 कंपनी में अपनी पहचान बनाई। उसकी फैमिली, चाचा और चाची बहुत ही लालची किस्म के हैं। ये हमेशा माही की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। माही की कजन सिस्टर भी माही की खूबसूरती से जलती है और इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ डर्टी गेम खेलती रहती है। कुछ देर के सफर के बाद माही जब अपने घर में पहुंचती है तो देखती है कि घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और एक ही लाइट ऑन नहीं थी। जब माही अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उसके सर पर कुछ भारी सा लगा और वह बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद एक कमरे में एक लड़की को चेयर पर बांधा गया था। वो लड़की कोई और नहीं माही ही थी। जब माही को होश आया तब खुद को चेयर पर बंदी पाती है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती, क्योंकि उसे बहुत ही हार्ड डोज में ड्रग्स दिया गया था और उसके सिर में भी दर्द हो रहा था, जिससे उसे वीकनेस फील हो रहा था। कुछ देर के बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी और एक औरत उस रूम में एंटर करते हैं। उन्हीं के पीछे एक लड़का और एक लड़की भी आ रही थी। जब माही उन्हें गौर से देखती है तो समझ जाती है कि है ये कोई और नहीं, उसके ही चाचा और चाची होते हैं और उसके कजन सिस्टर। माही गुस्से में अपने चाचा से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बांधने की? तब उसके चाचा मक्कारी हंसी हंसते हुए बोले, तुझे मारना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हमने जब भी तुझे मारने का कोई भी प्लान बनाया तू हर बार बच जाती थी, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगी, क्योंकि हमने तुझे जो ड्रग्स दिया है ना, वो कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं है। तभी माही की चाची गुस्से में उसका बाल पकड़ लेती है और बोली, ये ड्रग्स तेरे शरीर में जाके तुझे पैरालाइज कर देगा और तू धीरे धीरे मौत के करीब जाती रहेगी। माही चिल्लाते हुए बोली, तुम सबकी इतनी औकात नहीं कि तुम माही को मार सकोगे, क्योंकि माही वह आग है जो कभी बुझाए बुझती नहीं है। तुम सबकी जिंदगी में जीते जी तो नहीं, पर मरने से पहले तुम सबको ऐसी मौत दूंगी कि तुम सबकी रूह कांप जाएगी। माही एक झटके में अपनी रस्सी खोल लेती है और पास ही में पड़ा केरोसिन की बोतल खोलकर पूरी जगह पर गिराने लग जाती है। जब उसके चाचा चाची और उसकी बहन ये सब होते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि माही बहुत खतरनाक है। इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी प्लेन बनाकर माही को अपने प्लेन के जाल में फंसाया था। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी भी जिंदगी किसी वक्त जा सकती है। इसलिए सब डर के मारे दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि माही को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। इसलिए उसने पहले ही अपने बॉडीगार्ड को इन्फॉर्म करके बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। जब वो सब देखते हैं कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो माही के पैरों में गिर जाते हैं और उससे माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो माही, हम प्रॉपर्टी के लालच में अंधे हो गए थे।
तभी कमरे में एक बहुत ही डरावनी हंसी गूंजने लग जाती। जब सब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो सबकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि माही किसी डेविल क्वीन की तरह चेयर पर एटीट्यूड के साथ बैठी होती है। माही सबको देखते हुए अपनी ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोली, मुझे तुम सबके प्लान के बारे में पता चल गया था, लेकिन तुम सब इतना नीचे गिरोगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पर अब जब ये हो ही गया है तो क्यों ना हम सब साथ ही में ऊपर जाते हैं। मेरा मतलब है, मैं मारूंगी तो अकेले क्यों मरूं, तुम सबको भी साथ लेकर ही मरूंगी। इतना कहकर माही बिना एक्सप्रेशन के लाइटर निकाल के फर्श पर फेंक देती है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। जब उसके चाचा चाची देखते हैं तो डर जाते हैं और माही से विनती करते हैं, लेकिन माही बिना एक्सप्रेशन के उन सबको देखती है। कुछ ही देर में उन सबको अपने शरीर में जलन होने लग जाती है। उन सब की दर्दनाक चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लग जाती है, पर माही के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलते। धीरे धीरे उन सब की आंखें बंद होती जाती है और वहीं पर उन सब की मौत हो जाती है। वही माही उन सबको अपनी धुंधली आंखों से देख रही थी। थोड़ी देर में माही की भी आंखें बंद हो जाती है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी थी। धीरे धीरे उस लड़की की आंख खुलती है। जब लड़की अपने आसपास देखती है तो हैरान हो जाती है और हर चीज को अपनी हैरत भरी नजरों से देखने लगती है। वो लड़की अपने मन में कहती है, मैं तो मर गई थी ना, तो फिर मैं जिंदा कैसे हो गई। यह कोई और नहीं माही होती है। जब वह अपने हाथ को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी हाथ बहुत ही पतली होती है, उसकी उंगलियां बहुत ही सॉफ्ट होती है। तभी धीरे धीरे माही को अपने दिमाग में एक धुंधली याद दिखाई देने लग जाती है कि जिस लड़की की बॉडी में वो कोई और नहीं अवनी मेहरा होती है। तभी माही के पास एक परी विजिबल होती है और कहती है कि आप नोबेल में आ गई है। माही को यकीन नहीं होता तो वह खड़े होकर वॉशरूम की तरफ जाती है और अपनी शक्ल आईने में देखती है तो हैरान रह जाती है। माही को अपनी शक्ल देखती है तो उसे याद आता है कि यह नोबेल की विलन है, जो नोबेल के मेन लीड जिसका नाम आदित्य राठौर होता है उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन अवनी आदित्य से प्यार करती है, वह किसी और को प्यार करता है। आदित्य अवनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अवनी ने कितने ही बार उसे प्रपोज किया था, लेकिन आदित्य उसकी बेइज्जत करके उसे हमेशा रिजेक्ट कर देता था और उसी की सौतेली बहन सिया से प्यार करने लग गया था, जो नोबेल की फीमेल लीड है। लेकिन सिया जितनी भोली है उतनी चालाक भी है। माही डिपली नोवेल को याद करती है तो पता चलता है कि अवनी अकेले रहती है, क्योंकि इसे अपने फैमिली से नफरत है। इसे ये भी नहीं पता कि सिया उसकी स्टेप सिस्टर है। यह अपने घर को इसलिए छोड़ के चली गई थी क्योंकि इसके पापा ने इसकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया था। तब से ही अपने पापा से नफरत करने लग गई थी और 14 साल की उम्र में ही यह घर छोड़कर बाहर रहने लग गई थी। धीरे धीरे माही को अवनी के बारे में पता चलता है कि इसकी फैमिली में इसके दादा दादू, इसकी चाचा, इसकी कजन सिस्टर, इसकी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर सिया रहती है। माही को यह भी याद आता है कि अवनी की जान इसलिए चली गई थी क्योंकि वो आदित्य से दोबारा से प्रपोज किया था, लेकिन आदित्य ने उसे दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया था, वह भी सबके सामने। इसलिए अपनी को बहुत ही बुरा लगा और उसने ड्रिंक कर ली और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लग गई, जिसकी उसकी कार एक खाई में चली गई और उसकी जान चली गई। लेकिन उसकी शरीर में माही आ गई। माही ने नोबेल पढ़ा था, उसमें अवनी का चेहरा देखा था कि वह बहुत ही गंदी है, लेकिन उसका एक राज है जो किसी को भी नहीं पता, ये कि अवनी बहुत ही खूबसूरत है। वो सबके सामने अपनी रियल फेस को कवर करके रखती है। माही यह सब याद ही कर रही होती है कि वही परी विजिबल होकर बोलती है कि आप नोबेल की दुनिया में आ गई है। आप अपनी वर्ल्ड में कभी जा सकती है जब आप फीमेल लीड मेन लीड यानी आदित्य और सिया को एक दूसरे से प्यार करवा दे। परी को आज से हम टीना बुलाएंगे। माही और पीना भी बात कर ही रहे थे कि हॉस्पिटल के अवार्ड में एक डॉक्टर आते हैं और जब माही को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि यह लड़की इतनी ऊंची खाई से गिरने की वजह से मर गई होगी। लेकिन जब डॉक्टर माही को होश में देते हैं तो एकदम से अपने सरप्राइज फेस के साथ कहते हैं कि यह तो चमत्कार हो गया, आप इतनी बड़ी खाई के गिरने के बावजूद भी बच गई, यह तो भगवान का कृपा है आप पर। डॉक्टर अपनी बात कर ही रहा था कि उसे अपने ऊपर किसी की घूमती हुई नजर की तपिश महसूस होती है। जब डॉक्टर उस डायरेक्शन में देखते हैं तो एक पल के लिए कांपने लगते हैं, क्योंकि माही उसे अपनी लाल आंखों से देखने लग जाती है। डॉक्टर आगे कुछ कहता कि माही अपनी खतरनाक और डरावनी आवाज में कहती है, गेट लॉस्ट, और डॉक्टर डरते हुए बोर्ड से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेता है। उसके माथे पर सब पसीने की बूंद दिखाई दे रही थी। वो अपनी जेब से हैंकी निकालकर अपने माथे का पसीना पूंछता है और खुद से ही कहता है कि यह लड़की कितनी डरावनी है। वही बोर्ड में माही टीना से कहती है कि मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए आदित्य और सिया को एक साथ लाना है, बस उनके बीच प्यार करवाना है। तो टीना कहती है, हाँ ऐसा ही समझ लो।
वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के जंगलों के बीच एक बहुत ही बड़ी मगर खतरनाक एक पीला होता है जिसके नेम AR मेंशन लिखा होता है। वही एक बहुत ही बड़ी गार्डन होती है और गार्डन के बीचों बीच एक पुल जिसमें मछली तैर रही थी और उसी के बगल में 2 स्टेचू लगी हुई थी। वही मेंशन के अंदर एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और चारों तरफ धुआं ही धुआं था। एक शख्स जो एक राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था वो अपने मुंह में सिगरेट का कष्ट लगाए हुए धुएं को अपने मुंह से बाहर निकाल रहा था। ये लड़का कोई और नहीं आदित्य होता है। कभी कुछ देर बाद दरवाजा लॉक करने की आवाज आती है। आदित्य अपनी ठंडी आवाज में कमिंग कहता है तो उसका पीए मोहित अंदर आता है और कहता है तुम। मोहित डरते हुए कहता है कि बॉस हमें इंडिया जाना होगा, दादाजी का फोन आया था और हाँ अब से हम अवनी को माही बुलाएंगे। कुछ देर के बाद माही सो जाती है क्योंकि दवाई का असर अभी भी माही के ऊपर था। 2 घंटे बाद जब माही की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। माही उस शख्स को देखती है तब पता चलता है कि यह कोई और नहीं अवनी के दादाजी होते हैं। दादाजी माही को इस हालत में देखकर उदास हो जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है। माही को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके कहती है कि मेरी तबीयत अब ठीक है। उसके दादाजी देखते हैं, उन्हें माही का व्यवहार अलग सा लगता है। जब माही देखती है कि दादाजी उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं तब उसे याद आता है कि पहले वाली अवनी जो थी वह हमेशा दादाजी जी के सामने डर के बोलती थी, उनकी आंखों में देखती भी नहीं। दादाजी इन सब बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि अब तो आप हम सबको माफ कर दीजिए। हमें पता है कि हमने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है लेकिन इसकी सजा ये तो नहीं है ना कि आप हमें कभी माफी ना करें। दादाजी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेहरा मेंशन आ जाएं। माही बिना एक्सप्रेशन के दादाजी की बात सुनती है और अपनी ठंडी आवाज में कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डैड ने जो मेरी मॉम के साथ किया है ना, उनके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादाजी आगे कुछ कहते उससे पहले ही माही बोल देती है कि मैं चाहती हूं कि मैं अकेले रहूं तो प्लीज आप चले जाइए। दादाजी माही की बात सुनकर उदास हो जाते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि माही की तबीयत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे रेस्ट करने की जरूरत है। दादाजी के चले जाने के बाद टीना वार्ड में एकदम से आ जाती है और कहती है कि माय लॉर्ड आप थोड़ी देर में आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, तब से हम अपना प्लान आगे कंटिन्यू करेंगे। माही भी उसकी बातों को समझते हुए हाँ मैं अपना सिर हिला देती है और कहती है कि जाकर मेरी डिस्चार्ज की पेपर रेडी करवाओ। टीना यस माय लॉर्ड बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद टीना वार्ड में आती है और कहती है कि माय लॉर्ड पेपर रेडी हो गया है तो माही कहती है कि ठीक है और थोड़ी देर के बाद वह दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। माही टीना से कहती है कि तुम ये जो विजिबल इनविजिबल हो जाती हो, कोई देखता नहीं है तुम्हें अपनी पावर यूज करते हुए। तो टीना अपना दांत दिखाते हुए कहती है कि माय लॉर्ड ये पावर सिर्फ आप ही देख सकती है, आप ही के सामने मैं विजिबल हो सकती हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता। माही टीना बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर टैक्सी आती है। माही और टीना टैक्सी में बैठ जाती है और अपने फ्लैट का एड्रेस ड्राइवर को बता देती है और ड्राइवर एड्रेस की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर निकल पड़ता है। माही विंडो के बाहर देखती तो उसे एक पेस्ट्री शॉप दिखता है तो वह ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहती है। तभी टीना बीच में बोलती है कि माय लॉर्ड कहाँ जा रही है, तो माही उसे इग्नोर करके गाड़ी से निकल जाती है और पेस्ट्री शॉप के अंदर चली जाती है। एक बात मैं बता दूं कि माही को बचपन से ही पेस्ट्री का बहुत शौक था। उसकी मम्मी जब जिंदा थी तो वह भी माही के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई तरह की पेस्ट्री बनाकर तैयार करती थी और माही बड़े ही शौक से खाती थी। माही को खाने का बहुत ही शौक है। माही को जब भी गुस्सा आता है या दुखी होती है तो बस उसके सामने पेस्ट्री रखो, दो उसका गुस्सा और उदासी 1 मिनट में दूर हो जाती है। माही जब पेस्ट्री शॉप से निकलकर कार में बैठती है तो टीना देखती है कि उसके माय लॉर्ड के हाथ में एक पेस्ट्री बॉक्स है तो वह माही को देखती है और कुछ कहने की बाली होती है कि माही उसे चुप करवा देती है। थोड़ी देर के बाद जब कैब रुकती है तो माही देखती है कि उनकी कार एक बहुत ही खूबसूरत घर के सामने आकर रुकती है। माही और टीना कैब से बाहर निकल जाती है और माही के ड्राइवर को पैसे देकर जब घर के अंदर चली जाती है। माही जब रूम में एंटर करती है तो देखती है कि रूम बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी, उसका थीम पिंक था। माही रूम को थोड़ी देर देखने के बाद बाथरूम में जाती है, वाटर को गर्म पानी से भरने लग जाती है और उसमें गुलाब जल डालकर बैठ जाती है और अपने बॉडी को साफ करने लग जाती है। माही अभी नहा ही रही थी कि उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जब वह पानी को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि पानी का रंग बिल्कुल काला हो गया था। तभी माही को ख्याल आता है कि अवनी रियल में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह सबके सामने अपने रियल फेस को कवर करके रखती है। थोड़ी देर के बाद जब माही नहाकर अपने आप को आईने में देखती है तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, क्योंकि माही भी अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अवनी की बात बिल्कुल अलग थी। अवनी की फिगर किसी मॉडल या एक्टर से भी कई गुना अच्छी थी।
अवनी का रंग दूध से भी गोरा था, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों का कलर ब्लू था, शार्प नोज। अवनी की होठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रही थी। माही यह सब सोच ही रही थी कि बाहर से टीना की आवाज आई जो कह रही थी कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। माही अपने ख्याल कुछ झटकती है और अपने बदन पर टॉवल लपेटकर रूम में आती है और कवर्ड में जाकर अपना कपड़ा पहनती है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। चलिए स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसके किरदार के बारे में जान लेते हैं। आदित्य राठौर, सिया मेहरा, अवनी की स्टेप सिस्टर। अवनी उर्फ माही, अब से हम अवनी को माही बुलाएंगे। परी उर्फ टीना। रोहन, आदित्य का बेस्ट फ्रेंड। आगे जैसे जैसे स्टोरी जाएगी वैसे वैसे किरदार से मुलाकात होगी। माही जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो टीना का ध्यान अचानक से माही पड़ जाती है। टीना माही को आंख मुंह फाड़े देख रही थी, उसके हाथ से खाने का बाउल भी नीचे गिर गया। माही बिना एक्सप्रेशन के टीना के पास आती है और उसका मुंह बंद करके बोलती है कि ज्यादा मुंह मत फरो, मक्खी घुस जाएगी। अपनी माई लोड की बात सुनकर टीना अपने सेंस में आती है और माही की तारीफ करते हुए कहती है कि माई लोड, आप कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर मैं एक लड़का होती तो आपको भगा कर ले जाती। माही टीना की बात सुनकर बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ जाती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है कि डार्लिंग, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी ही भगा कर ले जा सकती हूँ। माही की ऐसी रिएक्शन से टीना को खांसी आने लगती है और वह माही से दूरी बनाते हुए कहती है कि माय लॉर्ड, मैं तो बस मजाक कर रही थी। टीना की बातें माही बिना एक्सप्रेशन के सुनती है, लेकिन मन ही मन माही को टीना पर बहुत ही हंसी आ रही थी। बेचारी टीना को लगता है कि उसकी माय लॉर्ड लड़कियों में इंटरेस्ट रखती है, इसलिए टीना अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत गायब हो जाती है। टीना के जाने के बाद माही अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर आदित्य अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकलता है। उसके साथ उसका पीए मोहित और बॉडीगार्ड लाइन में खड़े होकर अपने बॉस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हर एक शख्स की नजर जाकर आदित्य पर ठहर जाता था। आदित्य जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर बहुत से न्यूज रिपोर्टर खड़े होते हैं। न्यूज चैनल वाले देखते हैं कि आदित्य आ गया है तो वह सब आदित्य को घेर कर खड़े हो जाते हैं और सवाल करने लग जाता है। सारे बॉडीगार्ड उन्हें आदित्य से अलग करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर एक लाइन में बहुत से गाड़ियां खड़ी होती है। आदित्य बीच वाली न्यू ब्रांडेड BMW में एटीट्यूड से जाते हुए बैठ जाता है। बॉडीगार्ड भी जाकर कार में बैठ जाते हैं और उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। लंबी सफर तय करने के बाद उनकी कार एक बहुत ही खूबसूरत विला के सामने आकर रुकती है, जो दिखने में किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था, जिसका इंटीरियर बहुत यूनिक था और नेम प्लेट पर राठौर विला लिखा हुआ था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वहीं घर के अंदर एक औरत गुस्से में चिल्लाते हुए सारे सर्वेंट को बोलती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मेरा बेटा इतने दिनों बाद वापस घर आ रहा है। ये औरत कोई और नहीं आदित्य की मां गीतांजलि राठौर है। वैसे इनकी एज 45 है, लेकिन दिखने में यह अभी भी 30-35 की लगती है। यह अपने आप को मेंटेन करके रखती है, ये स्वभाव से बहुत अच्छी है। गीतांजलि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तभी एक आदमी सीढ़ियों से उतरते हुए गीतांजलि जी के पास जाता है और उनके कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि इतना गुस्सा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप वक्त से पहले ही बुढ़ी हो जाएंगे। गीतांजलि जब उस आदमी की बात सुनती है तो गुस्से में कहती है कि बस कीजिए आप, आपको तो अपने बेटी की फिक्र ही नहीं है, वो कितने दिनों बाद घर आ रहा है और आप हैं कि बस मजाक सूझता रहता है। ये है आदित्य के पापा कबीर राठौर। कबीर गीतांजलि से कहता है कि अरे गीता जी, मैं आदित्य से भी प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे कम। गीतांजलि जब कबीर की बात सुनती है तो मुस्कुराने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब आदित्य घर के दरवाजे पर आता है तो गीतांजलि अपने हाथों में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। वह आदित्य को इतने दिनों बाद देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीतांजलि आदित्य की आरती करती है और फिर गले लग जाती है। आदित्य भी अपने माँ के गले लग जाता है। वह दोनों एक दूसरे से गले लगे ही थे कि तभी वहां पर आदित्य की बहन और भाई आकर नौटंकी करते हुए सैड फेस बनाकर कहते हैं कि भाई मुझसे प्यार करते ही नहीं है। ये है आदित्य की जान। आदित्य के भाई बहन इशिका, ईशु, ईशान। आदित्य उनकी बातें सुनकर अपनी बाहें फैला देता है तो इशिका, ईशु और ईशान दौड़ते हुए जाकर आदित्य की बाहों में समा जाते हैं। आदित्य भी उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ माही अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक था। माही की फेस पर एक डेविल स्माइल थी। अगर कोई माही को इस वक्त देख लेता तो वही डर कर अपनी पेंट गीली कर लेता। थोड़ी देर के बाद माही अपना लैपटॉप बंद करती है और बालकनी में जाकर रेलिंग पर हाथ रखकर अपने मुंह में सिगरेट का कश लेते हुए धुएं को छोड़ रही थी। मेरी पहचान बस इतनी जान लो, बेनाम नहीं मुझे गुमनाम जान लो।
मेरी जिंदगी का किरदार ही कुछ ऐसा है जो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। जिसके हाथ में बादशाह बेगम और गुलाम हो समझो बाजी उसकी। माही वह आग है जो कभी बुझाए बुझती नहीं। माही रूम में आकर अपने आप को आईने में देखती है। माही के होंठ पर एक खतरनाक हंसी आ जाती है। माही अपने आप को आईने में देखकर कहती है कि जिस गेम को तूने शुरू किया है उस खेल को खत्म मैं करूंगी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक खंडहर जैसा घर था जो बाहर से दिखने में बहुत डरावना था। थोड़ी देर बाद उस खंडहर वाली जगह पर एक ब्लैक कार आकर रुकती है और उस कार में से दो लड़की बाहर निकलती है जिसका पूरा चेहरा कवर था और उसने अपने बदन पर ब्लैक जीन्स शर्ट और ऊपर से ओवरलॉन्ग ब्लैक कोट पहने हुए थे। चेहरे पर ब्लैक मार्क्स और सिर पर एक कैप पहनी हुई थी जिससे उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी। वो दोनों लड़की गाड़ी से निकल के उस टूटी फूटी बिल्डिंग में एंटर करती है और एक कमरे में जाती है जहां पर एक आदमी को चेयर पर बांध के रखा गया था। उसके सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को बहुत टॉर्चर किया गया हो। वो दोनों लड़की उस रूम में एंटर करती है। उन्हीं में से एक लड़की जिसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी, ऐसा जैसे मानो वो अपनी आंखों से ही सब कुछ बर्बाद कर देगी। वही वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखकर खतरनाक मगर कोल्ड वॉइस में कहती है कि उठाओ इस साले को। जब वो लड़की अपनी बॉस की आंखों में देखती है तो एक पल के लिए डर से कांपने लग जाती है। वो लड़की तुरंत अपने सेंस में आकर उस आदमी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है और पास में रखे मेज पर से पानी उठाकर उस आदमी के मुंह पर फेंक के मारती है। वो आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है। वो आदमी अपने सामने बैठी लड़की की आंखों में देखता है तो डर से कांपने लग जाता है, मगर थोड़ी देर बाद अपने डर पर काबू पाके गुस्से में उस लड़की से बोलता है कि कौन है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बांधने की। उस आदमी की बात वो लड़की बिना एक्सप्रेशन के सुनती है और अपने मुंह में सिगरेट पीते हुए धुआं उस आदमी के मुंह पर छोड़ने लगती है। जब वो आदमी उस लड़की का चेहरा देखता है तो एक पल के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं माही होती है। फ्लैशबैक। माही अपने घर से निकल के कार में बैठकर मॉल की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब माही अपने पीछे देखती है तो उसके फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। माही अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए फुल स्पीड में ड्राइव करने लग जाती है। जब वो आदमी देखता है तो वह भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और माही की कार का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद वह आदमी अपनी कार को एक जंगल में रोकता है और कार से निकल के बाहर देखता है तो थोड़ी दूरी पर उसे माही की कार दिखाई देती है। वह आदमी अपने पेंट के पीछे से एक गन निकालकर माही के कार की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब वह आदमी कार में देखता है तो वहां पर माही नहीं होती। वह आदमी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि माही सामने आ जाती है। जब वह आदमी देखता है तो कहता है कि बहुत हो गई लुका छुपी का खेल। माही उस आदमी की बात सुनकर डेविल स्माइल करने लग जाती है और उस आदमी से कहती है कि मुझे पता है तुझे किसी ने कांटेक्ट दिया है मुझे मारने का, अब अच्छे बच्चे की तरह मुझे उस शख्स का नाम बता दे। वो आदमी जब माही की बात सुनता है तो हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी स्मार्ट होगी। वह आदमी अपने जेब से बंदूक निकालकर माही की तरह पॉइंट कर देता है और एकदम से गोली चला देता है। वो गोली सीधा माही के शोल्डर पर जाकर लग जाती है, लेकिन माही का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। वो आदमी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन तुरंत अपने सेंस में आकर माही के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि माही अपना बेल्ट खुलकर उस आदमी के गले की तरफ फेंक देती है और एक बटन प्रेस करती है। वो बेल्ट एक जंजीर में बदल जाती है। माही अपनी जेब से एक चाकू निकालकर उस आदमी के सीने पर घुसाने लग जाती है। धीरे धीरे उस आदमी की सांसें उखाड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में उस आदमी की सांसें बंद हो जाती है। माही का चेहरा इस वक्त खून से सना हुआ था। माही इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। माही खड़ी होती है और अपने जेब से हैंकी निकालकर अपने मुंह साफ करने लग जाती है और फिर गाड़ी की बोनट पर लेटकर सिगरेट पीने लग जाती है। माही ऊपर आसमान में तारे को देखते हुए कहती है कि औकात का तो वक्त आने पर पता चलता है, रात को चाहे गीदड़ कितना भी चिल्लाए, सुबह दबदबा घायल शेरनी का ही होता है अंजाम, चाहे जो भी हो। पर खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे। और जंगल में माही की एक खतरनाक हंसी गूंजने लग जाती है जिससे जानवर डर के भाग जाते हैं। माही बोनट पर से खड़ी होकर अपने पैरों से सिगरेट को मसलते हुए गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है। फ्लैशबैक एंड। यह आदमी कोई और नहीं अवनी के चाचा होते हैं जो अवनी को मारने के लिए एक शार्प शूटर को भेजता है, मगर इन्हें तो यही नहीं पता कि यह अवनी नहीं माही है। जब मिस्टर राज मेहरा देखते हैं कि यह अवनी है तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि अवनी तुझे शर्म नहीं आती अपने चाचा के साथ ऐसा करते हुए। माही को गुस्सा आने लग जाता है। वह अपने पीछे से बंदूक निकालकर अपने चाचा की तरफ पॉइंट करके कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, अपनी ही भतीजी को मरवाने के लिए एक आदमी को भेजा।
जब राज माही की बात सुनता है तो एक पल के लिए घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुझे मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। राज की बात सुनकर माही खतरनाक हंसी हंसने लग जाती है, जिससे राज भी एक पल के लिए घबरा जाता है। शतरंज का बाजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खेल खत्म। इतना कहने के बाद माही अपने पीछे से बंदूक निकालकर राज के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देती है। माही और वो लड़की बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। माही उस लड़की को देखकर कहती है कि रागिनी, जाकर इस डेड बॉडी को मेहरा मैंशन के बाहर फेंक के आओ। रागिनी माही के पास जाकर कहती है कि बॉस, आपने अपने ही चाचा को क्यों मारा। माही रागिनी की तरफ देखकर बिना एक्सप्रेस के कहती है कि वो चाहे मेरी फैमिली हो या किसी और की, मुझे धोखा देने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इसने तो मुझे मारने की कोशिश की। इतना कहकर माही कार की तरफ बढ़ने लग जाती है। जब रागिनी माही की बात सुनती है तो अपने आप से कहती है कि बॉस, आप सच में हार्टलेस है, आपको किसी के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपकी ही फैमिली वाले क्यों ना हो। ये सब कहकर रागिनी अपने ख्याल में ही खोई हुई थी कि उसे हॉर्न की आवाज आती है। जब रागिनी उस डायरेक्शन में देखती है तो पाती है कि माही उसे ही घूर के देख रही है। तो रागिनी अपना लार को गले के अंदर करती है और माही की तरफ बढ़ जाती है और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। रागिनी अपने फोन पर किसी को मैसेज करके राज की बॉडी मेहरा मैंशन के बाहर फेंकने को कहती है। दूसरी तरफ से शख्स ओके बोल देता है। रागिनी कार में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन के बाहर एक जीप आकर रुकती है और राज की बॉडी बाहर फेंके चली जाती है। जब बॉडीगार्ड देखते हैं कि मेन गेट के पास किसी की बॉडी पड़ी है तो एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता कि जाकर देखकर आओ कि किसकी बॉडी है। जब वो बॉडीगार्ड जाकर राज की बॉडी को देखता है तो हैरान हो जाता है और मैंशन में दौड़ते हुए जाकर घर के हेड यानी दादाजी के पास जाकर कहता है कि बॉस, बाहर राज सर की बॉडी पड़ी हुई है। जब फैमिली मेंबर उस बॉडीगार्ड की बात सुनता है तो सब हड़बड़ा के बाहर भागने लग जाते हैं। जब सारे फैमिली मेंबर बाहर जाकर राज की बॉडी देखते हैं तो उन सब के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तारा जी, राज की पत्नी, अपने पति को इस हालत में देखकर रोने लगती है और जाकर गले लगाकर कहती है कि क्या हुआ राजा, आप उठिए प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अवनी की सटिप मदर मोहिनी जी जाकर तारा को संभालती है और कहती है कि चुप हो जाए, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक होटल के कमरे में एक लड़की एक लड़का के साथ इंटीमेट हो रहे थे। उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो लड़का उस लड़की के गर्दन पर किस और वाइट कर रहा था। वो लड़की भी उस लड़के का साथ दे रही थी। एकदम से वो लड़का अपनी रफ्तार तेज कर देता है, जिससे उस लड़की को तेज दर्द होने लग जाता है। वो लड़की उस लड़का को कहती है, बेबी धीरे दर्द हो रहा है। तो वो लड़का गंदी हंसी हंसते हुए कहता है कि स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने शुरू किया है, अब तुझे मेरी बोल्डनेस जेली नहीं जा रही है। और वो लड़का अपनी रफ्तार तेज करने लगता है, जिससे लड़की के कहराने की आवाज कमरे में गूंजने लगती है। वो लड़की भी अपने डिजाइन को पूरा करने के लिए लड़के का साथ देने लग जाती है। 4 घंटे के बाद वो लड़का उस लड़की के ऊपर ही सो जाता है। जब वो लड़की थक हार कर सोने जा ही रही थी कि उसे अपने फोन की आवाज आती है। वो लड़की उसे इग्नोर करके लड़का को गले लगाकर वापस सोने लगती है। फोन दोबारा से रिंग होता है, जिससे वो लड़की परेशान होकर अपना फोन नाइट स्टैंड पर से लेती है तो देखती है उसके घर से बहुत सारे मिस कॉल आए हैं। वो लड़की परेशान होकर जब फोन पिक करती है, दूसरी तरफ से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। जब वो लड़की अपनी मॉम की रोने की आवाज सुनती है तो पूछते कि क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही है। जी हाँ, ये कोई और नहीं तारा है, और फोन पर जो लड़की बात कर रही है वो उसकी बेटी है, जो एक नंबर की अयाशी लड़की है। हमेशा अपने बाप का पैसा उड़ाती रहती है और लड़कों के साथ इंटीमेट होती रहती है। इसका नाम सोनिया मेहरा है। दूसरी तरफ से तारा जी कहती है कि बेटा, तेरे पापा को किसी ने मार दिया है। जब सोनिया अपनी माँ की बात सुनती है तो नाटक करते हुए कहती है कि माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने क्यों हमारे पापा को मारा होगा। माँ आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहने के बाद सोनिया अपना फोन वापस बेड पर रखकर उस लड़का के ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। इस लड़के का नाम रोहन है। रोहन जब देखता है कि सोनिया उसे किस कर रही है तो उसे खींचकर अपने नीचे कर लेता है और एक ही झटके में उसके बॉडी इंटर हो जाता है, जिससे सोनिया की चीख निकल जाती है। तो रोहन उसे किस करते हुए कहता है कि बेबी एक बात बताओ, वह तो तुम्हारा बाप है ना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें अपने बाप के मरने का दुख भी हुआ है। तो सोनिया रोहन को किस करते हुए कहती है कि बेबी कोई जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन भी इसके आगे कुछ नहीं कहता और वो दोनों अपना स्पेशल टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने डाक विला में बैठकर ड्रिंक कर रहा है। तभी उसका पीए मोहित आता है और कहता है कि बॉस, मिस्टर राज को किसी ने मार दिया है। तो आदित्य मोहित को कहता है कि पता चला किसने मारा है मिस्टर राज मेहरा को। तो मोहित कहता है कि नहीं बॉस, पता नहीं चला है, बस इतना पता चला है कि
एक जीप आकर मिस्टर राज मेहरा को मेहरा मैंशन के बाहर फेंक के चला गया था। तो आदित्य मोहित को कहता है कि जल्दी पता करो, आखिर मैं भी तो जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन आ गया है जो मेहरा खानदान के बारिश को मार सकता है। तो मोहित हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। वही आदित्य ड्रिंक लेते हुए कहता है कि आखिर मैं भी तो जानूं कौन है। आई होप कि मेरा तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगा। इतना कहने के बाद आदित्य तिरछा मुस्कुरा देता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। राज के मरे हुए 1 महीना बीत गए थे। माही भी अवनी की बॉडी को एक्सेप्ट करने लगी थी। कल माही को कॉलेज जाना था, जिसकी तैयारी माही ने पहले ही कर लिया था। रात का वक्त माही के घर एक अंधेरे कमरे में माही पियानो के सामने बैठी हुई थी। माही की आंखें बिल्कुल लाल थी और एक डरावनी धुन बजा रही थी। वो धूल बहुत डरावनी थी। अगर कोई इस धुन को सुनता तो वहीं पर बेहोश हो जाता। कुछ देर बाद माही एक सॉन्ग गाती है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, 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 उंगली से नीचे की ओर इशारा। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल ना पाए जो भी आए इधर। आहा 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 आहा। ये है गुमराहों का रास्ता। मुस्कान झूठी है, पहचाने झूठी है। रंगीन है छाए फिर भी है तन्हाई, मुस्काने झूठी है, पहचाने झूठी है। माही पियानो बजाना बंद कर देती। उस डार्क रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ चांद की रोशनी उस कमरे में आ रही थी। माही चेयर से खड़ी होती है और बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है और पास में ही परे एक चेयर पर बैठ जाती है। माही के सामने उसका फोन था जो माही लगातार घूरे जा रही थी। माही एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में डालती है और पास ही में पड़ा राइटर से सिगरेट जलाने लगती है। सिगरेट अपने मुंह में डालकर सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए कहती है, समझदार इंसान वक्त के हिसाब से दाब चलता है और बेवकूफ इंसान सोचता है मेरी अकड़ की वजह से डर गया। तभी माही के फोन पर फिर से रिंग आता है। जब माही कॉलर आईडी दिखती है तो बिना एक्सप्रेशन से कॉल पिक करती है। तो दूसरी तरफ से कोई शख्स कुछ कहता है, जिसे सुनकर माही की आंखें अंगारों की तरह बहकने लगी थी। माही अपनी कोल्ड और डरावनी आवाज में कहती है, जस्ट किल हिम। इतना कहने के बाद माही उस शख्स की बिना बात सुने कॉल काट देती है। माही अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को अपनी गर्दन पर घुमाने लगती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। थोड़ी देर के बाद माही के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और माही एक धुन गाने लगती है, बाबूजी जरा धीरे चलो, इश्क की राहों में कांटे भरें। माही इतना गाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। सुबह का वक्त। माही कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। माही ने इस वक्त एक ब्लैक जीन्स, ऊपर एक कोरियन टॉम्बॉय बाली टी शर्ट और ऊपर से डेनिम जैकेट और पैरों में बूट्स पहनी थी। माही ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, आंखों में काजल, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक। सिंपल लुक में भी माही बेहद खूबसूरत लग रही थी। माही अपने घर से निकल ही रही थी कि टीना विजिबल होते हुए माही के सामने आ जाती है। माही एक पल के लिए हैरान हो जाती है, फिर अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर उठाती है, जैसे पूछ रही हो कुछ काम है। टीना माही का इशारा समझ जाती है। टीना अपना दांत दिखाने लगती है। माही टीना से कहती है, क्या कोई कोलगेट की एड की शूटिंग हो रही है? टीना माही की बात सुनकर अपना मुंह बंद कर लेती है और एक सैड सा फेस बनाते हुए कहती है, माय लॉर्ड, मुझे परी लोक से निकाल दिया गया है। माही जब टीना की बात सुनती है तो पूछती है, क्यों निकाला है तुम्हें? तो टीना अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहती है, क्योंकि जब आपके ऊपर अटैक हुआ था तब मैं आपके साथ में नहीं थी, इसलिए देवगुरु ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए धरती पर ही भेज दिया। इतना कहने के बाद टीना रोने का नाटक करने लग जाती है। माही भी टीना की नौटंकी समझ जाती है। वो कहती है, ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो। इतना सुनना ही था कि टीना एक स्माइल करते हुए माही को देखने लगती है। माही तो टीना के इतनी जल्दी बदलते इमोशन देखकर हैरान हो जाती है। माही कुछ कहना ही बारी होती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर माही का चेहरा सर्द हो जाता। माही टीना को बिना देखे घर से बाहर निकल जाती है। जब टीना माही के ऐसे रिएक्शन देती है तो अपने कंधे उचका देती है और घर के अंदर चली जाती है। वहीं माही कार में बैठकर कॉलेज की तरफ अपना कार मोड़ लेती है। माही कार ड्राइव करते हुए किसी को मैसेज करती है कि मेहता कंपनीज के सारे शेयर्स खरीद लो, तो दूसरी तरफ से ओके बॉस का रिप्लाई आता है। माही अपना फोन बंद करके ड्राइविंग पर फोकस करने लग जाती है। 20 मिनट में ही माही अपना कार कॉलेज के बाहर रोकती है। जेपी यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम। माही अपना कार पार्किंग लॉट में लगाकर जब बाहर निकलती है तो सारे बच्चे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लड़के तो माही को देखकर जैसे पागल ही हो जाते हैं और लड़कियां माही को देखकर जल भूल जाती हैं। सारे बच्चों को लगता है कि यह कोई न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट होगी, लेकिन जब गौर से देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और सारे एक दूसरे से गॉसिप करने लग जाते हैं।
एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है क्या यह अवनी है। वही उस लड़की की फ्रेंड जलते हुए कहती है कि जरूर इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ऐसे ही बात आग की तरह पूरे कॉलेज में फैलने लगती है। माही सारे बच्चे की गॉसिप को इग्नोर करते हुए अपने क्लास की तरफ जा रही होती है, तभी पीछे से कोई माही का नाम पुकारता है। माही जब पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि यह सब बुली गैंग के मेंबर हैं। माही बिना एक्सप्रेशन के उन सब को देख रही थी। तभी माही को अवनी की याद से पता चलता है कि यह गैंग कॉलेज के सेकंड पावरफुल गैंग में से एक है, जिसका नाम द टाइगर है, और इस गैंग ने अवनी को बहुत परेशान किया है। ये याद आते ही माही का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। माही अपने ख्यालों में ही थी कि किसी की आवाज सुनकर हकीकत में आती है। माही द टाइगर गैंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। टाइगर गैंग के लीडर इवान जब माही को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन हैरानी के हो जाती है। वही कॉलेज गेट के पास एक लिमिटेड एडिशन कार एंटर करती है। सारे स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ चला जाता है। सारे स्टूडेंट कार को देखकर जैसे पागल हो जैसे है। लेकिन जब कार से आदित्य बाहर निकलता है तब सारे बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकता है, और वह है आदित्य। आज आदित्य भी कॉलेज आया हुआ था। जब आदित्य कॉलेज कैंप में एंटर करता है तो सारी लड़कियां आदित्य को देखकर जैसे पागल हो जाती है। तभी आदित्य के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं, लक्ष्य, अंकित, लीजा और रवि। यह चारों आदित्य के लिए काम करते हैं, चाहे लीगल हो या इलीगल। जैसे लक्ष्य हैकिंग में एक्सपर्ट है, अंकित फाइटिंग में, इसलिए यह आदित्य का बॉडीगार्ड भी है, लीजा शार्प शूटर है, और रवि मैथमेटिक्स के साथ साथ बिजनेस में भी बहुत अच्छा है। इसलिए आदित्य ने इन सबके टैलेंट देखकर अपने गैंग में शामिल कर लिया था। वो सब अपने क्लासेज की तरफ जा रहे थे, तभी उन सबके कानों में एक आवाज पड़ती है। जब सारे पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। इवन सारे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं और माही की तरफ अपनी हैरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। आदित्य भी बिना एक्सप्रेशन के माही की तरफ देखता है। आदित्य जब माही को देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है, लेकिन तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है। इधर माहिर गुस्से में ईवान के मेंबर रुद्र को थप्पड़ मारा थी। माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके साथ मिसबिहेव करे, लेकिन रुद्र ने तो माही को गंदी इंटेंस से छुआ था, जो माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। माही गुस्से से कांप रही थी। माही की आंखें सर्द हो गई। माही रुद्र के हाथ को जोर से पकड़ के उसकी पीठ पर लगा देती है और दूसरे हाथ से उसके बाल को पकड़ते हुए रुद्र के सिर ऊपर करती है। अपनी खतरनाक मगर शांत वॉइस में कहती है, ल मेरी शराफत को तुम बपे छोटे ऊ की मात्रा झ दपे छोटी ई की मात्रा ल पे बड़ी ई की मात्रा ल का नाम मत दो ल, क्योंकि दबे ना जब तक घोड़ा तब तक ल बंदूक भी खिलौना ही होता है। इतना कहकर माही रुद्र को धक्का दे देती है, जिससे रुद्र संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाकर रुद्र को संभाले। वही आदित्य के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाता है, लेकिन तुरंत ही अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लेता है। वही माही बिना किसी पर ध्यान दिए अपने क्लासेस की तरफ जाने लगती है। माही आदित्य को क्रॉस करके जाती है, लेकिन एक नज़र उठाकर देखती भी नहीं है, जिसे देखकर आदित्य और उसके फ्रेंड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि माही आदित्य से प्यार करती है और वो जब भी आदित्य को देखती थी तो उसके पीछे पड़ जाती थी। लेकिन इस बार माही ने नज़र उठाकर आदित्य को देखा तक नहीं। अरे भाई, अब इन्हें कौन समझाए कि यह पहले वाले अवनी नहीं माही है। माही कॉरिडोर से अपने क्लास की तरफ जा ही रही होती है कि पीछे से कोई आकर माही के गले लग जाती है। माही एक पल के लिए हैरान हो जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो याद आता है कि यह अवनी की चाइल्डहुड फ्रेंड मेघा है। मेघा हमेशा अवनी को आदित्य से दूर रहने के लिए कहती थी, क्योंकि मेघा को पता था कि आदित्य हमेशा अवनी की इंसल्ट करता रहता था, इसलिए मेघा अवनी को वार्निंग देती रहती थी। लेकिन अवनी को लगता था कि मेघा भी आदित्य को प्यार करती है। इसी गलतफहमी में वह हमेशा मेघा से झगड़ा करती रहती थी। लेकिन मेघा हमेशा अवनी की भलाई चाहती थी, इसलिए अवनी के मिसबिहेव पर भी कुछ नहीं कहा था। मेघा माही के सामने आते हुए कहती है, स्वीट हार्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया रुद्र को सबक सिखाकर, और एक सैड फेस बनाकर कहती है, काश मैं भी जल्दी कॉलेज आ जाती तो ये सीन मिस नहीं करती। माही मेघा की बात सुनकर बिना एक्सप्रेशन के कहती है कि कोई बात नहीं, आगे से जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, और एक स्माइल कर देती है। मेघा माही की बात सुनकर खुश हो जाती है, उसे गालों पर किस करते हुए कहती है, ये हुई ना मेरी स्वीट हार्ट वाली बात। इतना कहकर माही को अपना बत्तीसा दिखाने लग जाती है। माही मेघना की बात सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी दोनों को बेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मेघा माही का हाथ पकड़कर क्लास के अंदर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक खूबसूरत सा विला, जो दिखने में बहुत ही एक्सपेंसिव लग गई थी, चारों तरफ बेल ट्रेंडिंग बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे।
वही एक रूम में एक आदमी जो दिखने में 23-24 साल का लग रहा था, ग्रे आइज, 6 फीट हाइट, गोरा रंग, ब्राउन बाल, 8 पैक एब्स, उसकी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं लग रही थी। वो आदमी एक कमरे में बैठकर शराब पी रहा था और पूरी दीवार पर किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। लड़का खड़ा होकर उस लड़की की तस्वीर के पास जाता है और अपने हाथों को तस्वीर पर फिरते हुए अपनी नशीली आंखों से कहता है, कहाँ पर हो स्वीटहार्ट, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पाने का जुनून और बढ़ता जाता है। और अपनी जुनूनी आंखों से उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए अपने चेहरे को करीब ले जाता है और उस लड़की के होठों पर अपने होंठ रख के आंखें बंद कर लेता है। न्यूयॉर्क। वो आदमी अभी तस्वीर को देख ही रहा था कि कमरे में किसी की नॉक करने की आवाज आती है। वो लड़का अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने सख्त वॉइस में अंदर आना की परमिशन देता है। वो लड़का कोई और नहीं, उस आदमी का पीए डेविल होता है। डेविल रूम में एंटर करता है और अपनी नजरों को ऊपर करने की हिम्मत भी नहीं करता और सर नीचे किए हुए कहता है कि बॉस, मैंने उस लड़की को, डेविल ने इतना ही कहा था कि एक गोली चलने की आवाज आती है। वो गोली सीधा आकर डेविल के हाथों पर लगती है। तभी रूम में एक खतरनाक आवाज गूंजती है। वो साक्स डेविल का गला पकड़कर अपनी मजबूती डेविल के गले पर कसते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को डिसरिस्पेक्ट से नाम लेने की। डेविल छटपटाने लगता है। तभी रूम में दूसरा आदमी एंटर करता है और उस आदमी को डेविल से अलग करते हुए कहता है, तू पागल हो गया है जैक। तो जैक उस आदमी को धक्का देते हुए चिल्लाकर कहता है, हाँ सैम, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। इतना कहने के बाद जैक रूम के सारे एक्सपेंसिव सामानों को तोड़ने लगता है। सैम डेविल को रूम से बाहर जाने के इशारा करता है। डेविल भी सैम की बातों को समझते हुए रूम से चला जाता है। अब उस रूम में सिर्फ जैक और सैम होते हैं। सैम जैक के करीब जाते हुए लिए कहता है, सैम जैक से कहता है, प्लीज तू शांत हो जा। लेकिन जैक गुस्से में अपने हाथों को दीवार पर मारने लगता है, जिससे जैक के हाथों से खून पानी की तरह बहने लगता है। जब सैम जैक को इस हालत में देखता है तो शांत कराने लगता है। जैक गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि कैसे शांत हो जाऊं सैम, मैं अपनी जान को ढूंढने की कितनी कोशिश कर रहा हूं। जब से उसे देखा है उसे पाने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ गया है एल, और एकदम से नीचे गिरकर रोने लगता है एल। सैम तो जैक को रोता हुआ देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। जो न्यूयॉर्क का किंग है वो किसी लड़की के लिए रो रहा है तो सैम जैक के सामने बैठते हुए कहता है कि आखिर तो उस लड़की के लिए और कितनों को मारेगा एल। 2 सालों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, भूल जाओ उस लड़की को। सैम की बात सुनकर जैक सैम का गला पकड़ते हुए कहता है कि कभी नहीं, वह मेरी जुनून है, मैं उससे कभी नहीं भूल सकता। इतना कहने के बाद जैक सैम के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है कि तू लाएगा ना उसे मेरे पास, प्लीज मुझे मेरी जान से मिलवा दो। इतना कहते कहते जैक बेहोश हो जाता है। वो इंडिया में माही और मेघा अपने सारे क्लासेज को अटेंड करते हैं और फिर लंच ब्रेक में कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। तभी मेघा माही से कहती है, स्वीटहार्ट मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? जिसके जवाब में माही कुछ नहीं कहती, जिससे मेघा झूठा मूठा गुस्सा दिखाने लगती है, जिसे देखकर माही बिना एक्सप्रेस के कहती है, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है। जिसे सुनकर मेघा जम जाती है, फिर एकदम से खुशी से उछलते हुए कहती है, तो फिर क्या ये तुम्हारा रियल फेस है? तो फिर इतने टाइम से अपना ये खूबसूरत सा फेस क्यों छुपाती थी? अब बेचारी माही क्या जवाब देती मेघा को कि वह नोवेल में आ गई है, वह भी उसकी फ्रेंड के शरीर में। माही को कुछ ना जवाब देते हुए देख मेघा भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए कहती, अच्छे ये सब बाद में तो बाद में भी होती रहेगी, अभी जल्दी चल, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। इतना कहने के बाद मेघा माही का हाथ पकड़कर कैंटीन की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक खाली करने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। एल माही के ही राइट साइड के ग्रुप के मेंबर और लेफ्ट साइड आदित्य के ग्रुप के मेंबर बैठे थे। सब बैठकर अपने में ही बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की एटीट्यूड से चलते हुए कैंटीन में अंडर करती है। उसने एक ब्लैक थाई तक स्लीवलेस कपड़ा पहनी हुई थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा रखी थी। उसी के दोनों तरफ उसकी 2 चमची थी। इस लड़की का नाम सीमा अग्रवाल है। यह अपने आप को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन मानती है और हमेशा मिडिल क्लास स्टूडेंट की इंसल्ट करती रहती है। क्योंकि सीमा का बाप मुंबई का में था, इसलिए कोई भी बच्चे सीमा से पंगा नहीं लेते थे। सीमा फुल एटीट्यूड से चलते हुए माही के चेयर के सामने बैठ जाती है। एल माही अपना सिर ऊपर करके देखती है, फिर अपना सिर नीचे करके फोन में देखने लगती है। जब सीमा देखती है कि माही ने उसे इग्नोर कर दिया है तो गुस्सा होकर चिल्लाकर बोलती है, एल। सीमा का आवाज इतना तेज था कि कैंटीन में जितने भी बच्चे थे सब उनके तरह की देखने लगते हैं। जब सब बच्चे देखते हैं कि सीमा माही पर चिल्ला रही है तो कुछ बच्चों के आंखों में माही के लिए तरस, तो कुछ बच्चों की आंखों में खुशी चमकने लगती है, क्योंकि सबको पता था कि सीमा हमेशा माही को बुली करती रहती है।
सीमा को माही पर बहुत गुस्सा आता है। ल तो पास में ही पड़ा पानी का गिलास उठाकर माही की तरफ से फेंकने ही वाली होती है। ल माही तुरंत रिस्पांस करते हुए नीचे झुक जाती है। ल माही का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। ल माही का चेहरा सर्द हो गया था। ल माही चेयर पर से खड़ी होती है और सीमा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। ल सीमा जब माही का चेहरा देखती है तो एक पल के लिए डर जाती है। ल लेकिन तुरंत अपने आप को नॉर्मल कर लेती है। ल माही गुस्से में सीमा के पास जाती है और एक चेयर खींचकर एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है और सीमा के करीब जाते हुए अपने एक हाथ को सीमा के चेहरे पर फेरते हुए अपनी लाल आंखों से कहती है, क्या हुआ डार्लिंग, गुस्सा आ रहा है? सीमा माही की बात सुनकर माही का हाथ अपने चेहरे पर से छटाकती है। माही अपने हाथ को घूर के देखने लगती है। माही की आंख इस वक्त बेहद लाल थी। सीमा चिल्लाते हुए कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे अपने गंदे हाथों से टच किया? हाउ डेयर यू! तुम लोअर क्लास लोग, तुम जानती भी हो मेरे बाप कौन है? 1 मिनट में तुझे दुनिया से मिटवा सकती हूँ। जिसके जवाब में माही तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, अब मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा बाप कौन है? अपनी माँ से जाकर पूछो। सीमा जब माही की बात सुनती है तो गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाकर कहती है, अपनी औकात में रहो। ला सीमा की बात सुनकर माही के फेस की स्माइल चली जाती है। माही का ऑरा खतरनाक होता जाता है, जिससे पास में बैठे लोगों को ठंड लगने लगती है। ला माही पास में पड़े एक नाइफ उठाकर सीमा के चेहरे पर फेरते हुए अपनी खतरनाक मगर डीप वॉइस में कहती है, औकात औकात नहीं है आंख में आंख मिलाने की, और डार्लिंग बात करती है मुझे मिटाने की। और नाइफ सीमा के चेहरे पर चलाने लगती है, जिससे सीमा के फेस पर खून आने लगता है। कैंटीन में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मेघा जब देखती है कि माही सीमा को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है तो एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तुरंत रिएक्ट करते हुए अपने स्लाइव को अंदर गटकती है और अपने डर को कंट्रोल करते हुए माही से कहती है, माही प्लीज रुक जाओ। लेकिन माही को तो जैसे मेघा की आवाज सुनाई नहीं देती। वो सीमा के फेस पर चाकू घुसाए जा रही थी। सीमा की दोनों चमची देखती है तो सीमा को छोड़कर भाग जाती है। मेघा के बार बार रोकने पर माही का हाथ रुक जाता है। माही को छोड़ते ही सीमा बाहर जाते हुए बीच में रुक जाती है और चिल्लाकर माही से कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इतना याद रखना। जिसके जवाब में माही डेविल स्माइल करते हुए कहती है, डार्लिंग पहले पकड़कर तो दिखाओ, और अपनी एक आई विन कर देती है। वही आदित्य और उसके फ्रेंड माही के ये रिएक्शन देखकर तो जम से गए थे। अंकित लीजा और रवि से कहता है, मुझे नहीं पता था कि आदित्य के रिजेक्शन से माही इतनी डरे हो गई है। मैंने तो सुना है कि दिल टूटने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन माही का तो बिहेवियर ही चेंज हो गया। वही आदित्य अपने मन में माही को देखते हुए कहता है कि खुद को इतना भी मत उड़ जाओ मिस मेहरा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट आ जाए। वही ईवान के मेंबर जब माही को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ईवान के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वहीं न्यूयॉर्क में द स्काईलार्क बार, चारों तरफ शोर शराबे मच रहे थे। कुछ लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे तो कुछ लोग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थे। उसी बार में एक प्राइवेट रूम में जैक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। जैक के सामने ही एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी मिस्टर जॉन होता है और उसी के बगल में 21-22 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो मिस्टर जॉन की बेटी सनाया है, जिसने अपने फेस पर ढेर सारा मेकअप लगाया हुआ था। सनाया ने एक रेड थाई तक स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे उसका सब कुछ विजिबल हो रहा था। लेकिन जैसे इन सब से सनाया को कोई फर्क ही ना पड़ा हो, सनाया बेशर्मियों की तरह लगातार जैक को ही घूरे जा रही थी। जैक इन सबसे बेखबर अपने मीटिंग में ध्यान दे रहा था। जैक सीरियसनेस में काफी ज्यादा हॉट और स्मार्ट लग रहा था। बैक टू बैक मीटिंग करने की वजह से जैक का बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड कर रखा था और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। 2 घंटे बाद जब मीटिंग खत्म होती है तो जैक अपने चेयर से खड़ा होता है। मिस्टर जॉन, जैक से कहता है, आपके साथ काम करके हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। और अपना हाथ जैक से हैंडशेक के लिए उठाता है, लेकिन जैक मिस्टर जॉन को इग्नोर करता है, जिससे मिस्टर जॉन ऑकवर्ड हो जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। सनाया को जैक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जैक ने सनाया को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। सनाया को अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था कि वह जैक को अपने जाल में फंसा ही लेगी। सनाया अपने मन में कहती है कि जैक बेबी, मेरे साथ सोने के लिए ना जाने कितने लोग तरसते हैं और तुमने तो मुझे एक नज़र उठाकर देखा तक नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। और मन ही मन डेविल स्माइल करने लगती है। जैक प्राइवेट रूम से निकलकर अपने बुकिंग की हुई रूम की तरफ जाने लगता है। जैक के साथ उसके 2-3 बॉडीगार्ड भी थे, जो जैक को प्रोटेक्ट कर रहे थे।
जैक सीधा अपने रूम में एंटर करता है और अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक देता है और अपने टाई को लूज करके सोफे पर बैठ जाता है और अपने मुंह में सिगरेट डालकर अपने जेब से किसी लड़की की फोटो निकालकर अपनी जुनूनी भरी नजरों से देखने लगता है। ऐसे ही देखते देखते 15 मिनट हो जाते हैं। जैक की सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। न्यूयॉर्क में थोड़ी देर बाद जैक खड़ा होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जैक वॉशरूम में शावर के नीचे शर्टलेस खड़ा था और अपने दोनों हाथों को दीवार पर होल्ड करके अपने सिर को ऊपर करता है। जैक के गोरे बदन पर शावर का पानी किसी मोतियों की तरह चमक रहा था। वही सनाया जैसे तैसे करके बॉडीगार्ड से छुपते छुपाते रूम में जाती है तो उसे जैक कहीं नहीं दिखता। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है जिससे सनाया समझ जाती है कि जैक अभी वॉशरूम में है। सनाया वॉशरूम को देखते हुए एक शातिर स्माइल करती है और अपने बाल को झटकते हुए एटीट्यूड से चलकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब जैक रूम में आता है तो अपने सामने सनाया को देखकर जैक का चेहरा काला पड़ जाता है। वही सनाया जब जैक को अपने सामने सिर्फ टॉवल में देखती है तो जैसे मानो पागल सी हो गई थी। सनाया लगातार जैक की बॉडी को ऊपर से नीचे तक घूरती है और उसका ध्यान जैक के 8 पैक एब्स पर ठहर सी जाती है। सनाया सोफे पर से खड़ी होकर अदाओं के साथ चलते हुए जैक के सामने आकर रुक जाती है। सनाया अपने हाथों को ऊपर करते हुए जैक की बॉडी पर फेरने लगती है। जब जब जैक को सनाया का टच अपने बॉडी पर फील होता है वैसे वैसे जैक का चेहरा काला हो रहा था। सनाया को कमरे का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है। जब सनाया अपना सर ऊपर करके जैक की आंखों में देखती है तो डर से कांपने लगती है। जैक एकदम से सनाया का गला पकड़ते हुए दीवार से सटाने लगता है। सनाया की आंखें लाल हो जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जैक की हाथों को हटाने लगती है, लेकिन वक्त के साथ जैक की पकड़ सनाया के गले पर कसती जाती है। तभी कमरे में एक खतरनाक आवाज गूंजती है। जैक अपनी खूंखार आवाज में सनाया से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छूने की कोशिश की। जैक की खतरनाक आवाज सुनकर सनाया रोने लगती है, जिससे इरिटेट होकर जैक सनाया को नीचे फ्लो पर धक्का दे देता है, जिससे सनाया संभल नहीं पाती और फ्लो पर मुंह के बल गिर जाती है। जैक अपने घुटनों के बल नीचे बैठते हुए सनाया के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए सनाया के सिर को ऊपर करते हुए चिल्ला के बोलता है, बोल क्यों आई है। सनाया रोते हुए जैक से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर जैक मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। सनाया की बात सुनकर जैक के चेहरे पर खतरनाक हंसी आ जाती है। सनाया तो जैक की खतरनाक हंसी सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर थी। जैक सनाया के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है कि गलती करने के लिए होगी तभी तो गलती करेगी। बहुत शौक है ना लोगों को अपने बिस्तर पर सुलाने की, तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरा करूंगा। इतना कहने के बाद जैक चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है बाहर। जब बॉडीगार्ड अपने बॉस की आवाज सुनते हैं तो डर से कांपने लग जाते हैं। सारे बॉडीगार्ड रूम में एंटर करते हैं तो सामने का नजारा देखकर सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर बॉस क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हैं। जैक अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, ले जाओ इस लड़की को और जो करना है करो। बॉडीगार्ड जब अपनी बॉस की बात सुनते हैं तो उनकी नजर सनाया पर जाता है तो उनके चेहरे पर हैवानियत स्माइल आ जाती है। वही सनाया जब जैक की बात सुनती है तो डर से कांपने लगती है और जैक के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जैक का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेसलेस था। सारे बॉडीगार्ड जाकर सनाया को पकड़कर रूम से बाहर निकाल जाते हैं। वही रूम में जैक वापस शावर के नीचे खड़े होकर अपने बदन को रगड़ने लगता है जैसे कोई गंदी चीज छू लिया हो। थोड़ी देर बाद जैक बाथरूम से बाहर आता है और कबाड़ की ओर जाने लगता है। 10 मिनट बाद जैक एक लोअर पहनकर बाहर आता है। इस वक्त जैक शर्टलेस था। जैक की एक आदत है, वह रात को हमेशा शर्टलेस ही सोता था। जैक बेड पर जाकर लेट जाता है और उस लड़की की फोटो निकालकर जी भर देखने लगता है। फिर कुछ पल रुक कर कहता है, जान अब बहुत हो गया, अब तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर ही रहूंगा। इतना कहकर उस लड़की की फोटो पर किस करके सो जाता है। वही इंडिया में माही अपने कॉलेज से घर आ चुकी थी। इस वक्त माही कोई सीक्रेट रूम में थी। वह रूम बिल्कुल किसी लैब की तरह लग रही थी। माही इस वक्त अपनी आंखों पर चश्मा लगाई थी और हाथों में व्हाइट ग्लव्स पहनी थी। माही का चेहरा इस वक्त बेहद शांत था। थोड़ी देर बाद माही का ध्यान फोन रिंग की वजह से टूटता है। माही अपना चश्मा उतारती है और फोन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। जब माही कॉलर आईडी देखती है तो दादाजी फ्लैश हो रहा था, जिससे माही समझ जाती है कि अवनी के दादाजी का कॉल है। कुछ सोचकर माही फोन रिसीव करती है तो दूसरी ओर से दादाजी माही को अपनी शांत मगर रोबदार आवाज में कहते हैं, माही बेटा हम आपसे कल मिलना चाहते हैं, प्लीज बेटा मना मत करना।
दादाजी की रिक्वेस्ट सुनकर माही दादाजी से कहती है, ठीक है, आप एड्रेस भेज देना, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद जब माही रूम से बाहर निकलती है तो किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। जब माही किचन में जाती है वो का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि टीना ने किचन की हालत ही ऐसी कर दी थी। चारों तरफ सब्जियां फैली हुई थी और टीना तो कोई चुड़ैल की तरह लग रही थी, क्योंकि उसके ऊपर पूरा आटा का बर्तन ही गिर गया था। टीना जब माही को देखती है तो उसका फेस रोने जैसा हो जाता है। माही तो टीना की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है। माही के घर माही टीना की ऐसी हालत देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और हंसने लगती है, जिसे देखकर टीना अपना मुंह बिगड़ने लगती है और झूठा गुस्सा दिखाते हुए माही से कहती है, माय लॉर्ड, आपको पता है मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाने की कोशिश की है और एक आप है जो हंस रही है। टीना की बात सुनकर माही अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि तुमने कितनी मेहनत की है। माही आगे कुछ कहती उससे पहले ही माही का सिर घूमने लगता है और धीरे धीरे माही की आंखें भारी होने लगता है। माही नीचे गिरती उससे पहले ही टीना माही को संभाल लेती है। माही की ऐसी हालत देखकर टीना रोते हुए कहती है, माय लॉर्ड, अपनी आंखें खोलिए ना। लेकिन माही को तो जैसे टीना की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद माही के रूम में एक डॉक्टर इंटर करता है। जब टीना डॉक्टर को देखती है तो अपनी घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज डॉक्टर देखिए ना, इन्हें क्या हो गया है। टीना का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। डॉक्टर टीना को रिलैक्स करते हुए कहता है, मिस प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं मैडम को देखता हूँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर माही का चेकअप करता है। फिर थोड़ी देर बाद माही को एक इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर टीना की तरफ देखते हुए कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वीकनेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर टीना को राहत महसूस होती है। इतना कहने के बाद डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। टीना माही की तरफ अपने कदम बढ़ाकर माही के सिरहाने के पास बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक की नींद अचानक से खुल जाती है। जैक को बहुत बेचैनी फील होने लगती है। जैक अपने हाथ को सीने पर रखते हुए खुद से कहता है, मुझे इतनी बेचैनी फील क्यों हो रहा है। इतना कहने के बाद जैक खड़ा होकर बालकनी की तरफ चला जाता है। जैक बालकनी के रेलिंग पर अपना हाथ रखकर सिगरेट का कस लेते हुए बिना एक्सप्रेशन के चांद को देखने लगता है। इस वक्त जैक शर्टलेस था, जिससे जैक की बॉडी चांद की रोशनी में चमक रहा था। जैक के बैक पर एक ड्रैगन की टैटू बनी हुई थी, जिससे जैक की पर्सनैलिटी को और खतरनाक बना रही थी। जैक खुद से ही कहता है, स्वीट हार्ट, जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम्हें पाने की जिद सी हो गई थी, लेकिन ये जिद पता नहीं कब जुनून में तब्दील हो गई। स्वीट हार्ट, जितना तड़पाना है तड़पा ले, जिस दिन तू मेरे आंखों के सामने होगी, तेरे जिस्म के साथ तेरी रूह पर ऐसी छाप छोड़ूंगा कि दुनिया कयामत तक याद रखेगी। और जैक के चेहरे पर साइको स्माइल आ जाती है। जब जैक रूम में आता है तो देखता है उसका फोन रिंग कर रहा है। जैक जाकर फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से डेविल कहता है, बॉस, हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया की कंपनी में किसी ने प्रोजेक्ट को लीक कर दिया है। जब जैक डेविल की बात सुनता है तो गुस्से में कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इतनी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तुम पैसे क्या अपना मुंह दिखाने के लिए लेते हो। डेविल के तो रोंगटे ही खड़े हो गई थे। जैक की भयानक आवाज सुनकर डेविल डरते हुए कहता है, बॉस, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने हमारे प्रोजेक्ट की कॉपी कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। डेविल की बात सुनकर जैक अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को गले पर फैलने लगता है। थोड़ी देर शांति रहने के बाद जैक डेविल से कहता है, जेड रेडी करवाओ। डेविड अपने स्लाइव को गटकते हुए कहता है, ओके बॉस। डेविल ने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया, दूसरी तरफ से टू 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 की आवाज आती है, जिससे डेविल समझ जाता है कि उसके पागल बॉस ने फोन रख दिया है। अब बेचारा डेविल तो अपने बॉस के सामने कुछ कह नहीं सकता था। गॉड प्लीज उस आदमी को बचा लेना जिसने प्रोजेक्ट लीक किया है, नहीं तो पता नहीं बॉस उस आदमी को कैसे मौत देंगे। बेशक जैक ने डेविल के साथ कितना भी मिसबिहेव किया हो, लेकिन डेविल जैक के लिए लॉयल था, क्योंकि डेविल एक अनाथा था। डेविल के पास ना रहने के लिए पैसे थे, ना खाने के लिए। जब डेविल के साथ कोई नहीं था उस वक्त जैक ने रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया था। उसी दिन से डेविल ने अपने आप से एक वादा किया कि वह जैक का साथ मरते दम तक निभाएगा। थोड़ी देर बाद जैक होटल से निकलकर अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरह जाने लगता है।
आधे घंटे बाद उनकी कार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर रुकती है। जैक कार से निकलकर अपने आंखों पर ब्लैक चश्मा पहन लेता है। जैक शान से चलते हुए एयरपोर्ट में एंटर करता है। इस वक्त जैक ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो किसी किंग से कम नहीं लग रहा था। जैक था ही बिजनेस का किंग और अंडरवर्ल्ड का माफिया। जैक जब एयरपोर्ट से जाता तो सबकी निगाहें उस पर ठहर सी जाती है। लड़कियां तो जैक को देखकर आहें भर रही थी। एक लड़की तो जैक को देखकर तो बेहोश हो गई। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड देखता है, अपनी गर्लफ्रेंड को संभालते हुए एयरपोर्ट से बाहर चला जाता है। जब जैक ये सब देखता है तो उसके चेहरे पर एक कातिल स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद जैक जाकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। 4 घंटे बाद उनका प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैक एयरपोर्ट से निकलता है तो सामने 8-10 कारें खड़ी थी। जैक सीधा जाते हुए बीच वाली कार में बैठ जाता है। उनकी कार अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह जब माही की आंख खुलती है तो अपने आप को रूम में देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। माही को रात की बात याद आने लगती है। माही को लगता है टीना कल रात को उसे रूम में लाई है, इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए अपने बेड पर से खड़ी होती है और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगती है। माही को अभी भी वीकनेस फील होती है लेकिन खुद को संभालते हुए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद माही बाथरूम से बाहर एक पिंक टॉवल में आती है। गर्म पानी से नहाने की वजह से माही का चेहरा गुलाबी गुलाबी हो गया था, जिसमें माही बहुत क्यूट लग रही थी। माही आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बॉडी पर बॉडी लोशन अप्लाई करने लगती है। कुछ देर बाद माही कबॉर्ड की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद माही बाहर निकलती है। माही ने इस वक्त एक इंडियन रेड स्लीवलेस सूट और नीचे व्हाइट प्लाजो और ऊपर एक व्हाइट चुन्नी पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। माही फटाफट से रेडी होकर नीचे हॉल में आती है। माही देखती है कि टीना घर में नहीं है। माही किचन की तरफ जा ही रही होती है कि फ्रिज पर उसे एक लेटर चिपका हुआ दिखता है। माही लेटर निकालकर पढ़ती है तो उसमें टीना का मैसेज होता है, जिसमें लिखा था, माय लॉर्ड, मुझे पता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने फ्रिज में आपके लिए फ्रूट्स काट कर रख दिया है। आप प्लीज ब्रेकफास्ट करके जाना। टीना की केयर देखकर माही के होठों पर स्माइल आ जाती है। माही फटाफट से फ्रिज से फ्रूट निकालकर खाने लगती है क्योंकि उसे आज दादाजी से मिलने के लिए जाना था। थोड़ी देर बाद माही घर से निकलकर अपने कार में बैठ जाती है। माही अपनी कार एक कैफे के सामने रोकती है और बाहर निकलकर कैफे के अंदर एंटर करती है। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद माही की नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर रुक जाती है, जिसके दोनों तरफ बॉडीगार्ड थे। माही उस डायरेक्शन में चली जाती है और एक चेयर खींचकर बैठ जाती है। जब सामने बैठे आदमी को किसी के आने का एहसास होता है तो अपना सिर ऊपर करके माही की तरफ देखता है। दादाजी जब माही को देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। दादाजी माही से प्यार से पूछते हैं, अब कैसी है तबीयत आपकी? जिसके जवाब में माही बिना एक्सप्रेशन के कहती है, अब ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। इतना कहने के बाद दोनों के बीच एक शांति छा जाती है। दादाजी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, माही बेटा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी दादी के जन्मदिन पर घर आए। आपको देखकर आपकी दादी बहुत खुश होगी। माही दादाजी को मना करने वाली होती है, लेकिन दादाजी की इतनी उम्मीद भरी नजरों से देखने की वजह से बोल नहीं पाती। आखिर में माही को दादाजी की बात माननी पड़ती है। माही दादाजी से कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। माही की बात सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद माही के सर पर हाथ फेर के वहां से चले जाते हैं। दादाजी के जाने के बाद माही भी कैफे से बाहर जाने लगती है। माही का ध्यान अपने फोन पर था, इसलिए सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाती है। माही गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही वो शख्स माही के कमर से पकड़ लेता है। ये शख्स कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य जब माही का शक्ल देखता है तो उसमें ही खो जाता है। आदित्य फोन पर बात करते हुए आ रहा था, जिससे सामने से आ रही माही से टकरा जाता है। माही को जब कोई दर्द महसूस नहीं होता है तो अपनी आंखें खोलकर उस शख्स देखती है। जब माही की नजर आदित्य से मिलती है तो आदित्य माही की आंखों में ही खो जाता है। आदित्य को सामने देखकर माही की आंखें सर्द हो जाती है। माही आदित्य की बाहों से सीधी खड़ी होती है और आदित्य को इग्नोर करके कैफे से बाहर चली जाती है। वही आदित्य जब माही को इस तरह अपने आप को इग्नोर करते हुए देखता है तो आदित्य गुस्से से अपने हाथों की मुठियां काश लेता है। आदित्य अपनी नजर उस डायरेक्शन में करता है जिस तरफ से माही गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य को अपने दिल में एक टीस सी उठती है।
लेकिन आदित्य इस बात को इग्नोर करते हुए कैफे के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंगलों के बीच एक आलीशान सा विला होता है, जो दिखने में किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा था। उस विला का थीम ब्लैक होता है, जो चांद की रोशनी में बहुत खतरनाक दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उस विला के सामने 8 से 10 ब्लैक कार आकर रुकती है और पीछे से एक बॉडीगार्ड निकलकर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुलता है। उसमें से मिहिर बाहर निकलता है और अपना कोट निकालकर बॉडीगार्ड की तरफ फेंक देता है। बॉडीगार्ड मिहिर का कोट पकड़कर उसके पीछे चलते हुए उस विला में एंटर करता है। मिहिर हॉल के बीचों बीच आकर एक किंग साइज सोफे पर एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है। तभी उस विला की केयरटेकर एक लड़की आती है, जिनकी एज 35 से 40 साल के बीच होगा। वो अपने हाथ में पानी का गिलास लिए अपने कपकपाती हाथों से मिहिर के सामने कर देती है। मिहिर बिना ध्यान दिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन गलती से उस लड़की के हाथ से पानी का गिलास मिहिर के ऊपर गिर जाता है। मिहिर का ऑरा भयानक हो गया। हॉल में पूरी तरह शांति पसर गई। थोड़ी देर बाद उस शांति को चीरते हुए एक रौबदार आवाज गूंजती है। मिहिर चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है, बाहर फेंको इस औरत को। जब वो लड़की मिहिर की बात सुनती है तो मिहिर के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मिहिर उस लड़की को अपने पैरों से धक्का देते हुए कहता है, अगर तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहती हो तो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिहिर सोफे से खड़ा होकर लिफ्ट की ओर जाने लगता है और 4th फ्लोर का बटन प्रेस करता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकता है। मिहिर लिफ्ट से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। राइट साइड उसका स्टडी रूम, उसकी थोड़ी दूरी पर एक जिम और सामने एक थिएटर रूम। सब कुछ मिहिर ने अपने घर में ही बनवा रखा था। मिहिर एक रूम के अंदर एंटर करता है। उस रूम का थीम ग्रे एंड व्हाइट था और पूरी दीवारों पर एक लड़की की तस्वीर थी। किसी फोटो में वो शॉपिंग मॉल में थी तो किसी में कॉलेज की कैंटीन में। पूरी दीवारों पर बस उसकी ही फोटो थी। यह कोई और नहीं माही थी। मिहिर अपनी शर्ट निकालता है और एक स्टेचू के पास चला जाता है जो बिल्कुल माही की तरह दिख रही थी। मिहिर उस स्टेचू के पास जाता है और अपने हाथ को उस स्टेचू के पूरे फेस पर चलाने लगता है। उस स्टेचू के ऊपर एक ब्लैक साड़ी और एक ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज था, जिसका गला डीप था। वो स्टेचू बिल्कुल रियल माही की तरह लग रही थी। मिहिर अपने ग्रे आई से उस स्टेचू की ब्लू आंखों में घूर घूर के देखने लगता है और एकदम से अपने हाथों को उस स्टेचू के गर्दन पर ले जाते हुए और कहता है, क्यों जान, क्यों उस दिन मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। फिर जोर से चिल्ला के बोलता है, बोलो जान, क्यों चली गई थी छोड़ के, और एकदम से उस स्टेचू को नीचे फेंक देता है। थोड़ी देर बाद मिहिर को एहसास होता है कि उसने क्या किया है, तो उस स्टेचू को उठाकर अपने गले से लगाकर किसी पागल साइको की तरह कहता है, सॉरी जान, क्या तुम्हें चोट लग गई। और मिहिर उस स्टैचू के पूरे फेस पर किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, लेकिन जान, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। इतना कहने के बाद मिहिर एक डरावनी सीटी बजाते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी स्विमिंग पूल होती है। मिहिर धीरे धीरे उस स्विमिंग पूल में जाने लगता है। इस वक्त में मिहिर का फेस एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक था। मिहिर की आंखें बिल्कुल आग की अंगारों की तरह लाल थी। मिहिर पानी में धीरे धीरे जाने लगता है। ऐसे ही 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करते करते पूरे 4 घंटे हो जाते हैं। मिहिर की बॉडी पानी के ऊपर तैर रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि मिहिर की डेड बॉडी हो। तभी एकदम से मिहिर अपनी आंखें खोलता है। मिहिर की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। उसका ऑरा किसी नर्क के किंग की तरह लग रही थी। जालिम, जितना तड़पाना है तड़पा ले, जिस दिन तू मेरे आंखों के सामने होगी तुझे अपनी दुनिया में कैद करके रख लूंगा। धीरे धीरे करके मिहिर के आंखों में एक खूबसूरत सी लड़की का चेहरा आने लगता है। फ्लैशबैक, इटली, होटल द रिसी एक्सपेंसिव होटल होता है। उसी होटल के एक प्राइवेट रूम में मिहिर के सामने इटली का होने वाला माफिया जॉनसन घुटनों के बल बैठा हुआ था। जॉनसन के सामने मिहिर एक किंग साइज चेयर पर एक पैर के ऊपर दूसरे पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। मिहिर के हाथों में एक बंदूक और दूसरे हाथों में सिगरेट की लंबी लंबी कस पीते हुए धुआं हवा में छोड़ रहा था। जॉनसन मिहिर को गुस्से में देखते हुए चिल्ला के बोलता है, साले तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का होने वाला डॉन हूँ। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना कि तूने मुझे छुआ भी है तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला देगा। जब मिहिर जॉनसन की बात सुनता है तो एकदम से कांपने लगता है। मिहिर जॉनसन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज अपने भाई को मत बताना, वो मेरी जान ले लेगा।
जॉनसन को लगता है कि मिहिर उसके भाई का नाम सुनकर डर गया है। क्यों अब डर लग रहा है मेरे भाई का नाम सुनकर? जिसके जवाब में मिहिर अपना सर बच्चों की तरह हाँ मैं हिलाने लगता है। जॉनसन मिहिर की ऐसी रिएक्शन देखकर अपने होठों पर एक जीत वाली हंसी आ जाती है, लेकिन उसकी हंसी मिहिर की बात सुनकर चली जाती है। मिहिर चाकू लेकर जॉनसन के सीने पर घुसाते हुए चिल्लाकर कहता है, दुनिया में किसी की औकात नहीं जो मिहिर को मार सके। तुझे क्या लगा था साले, तुम मुझे धोखा देकर जिंदा बच जाओगे? मैं एक बार किसी की गलती तो माफ कर सकता हूं, लेकिन किसी की धोखा नहीं। फिर क्या था, दोनों के बीच फाइट चलने लगती है। मिहिर जॉनसन के चेहरे पर पांच मारते हुए उसका गला पकड़कर दीवार से सटाते हुए ऊपर ले जाता है। जॉनसन मिहिर से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त के साथ मिहिर की पकड़ जॉनसन पर कसती जाती है। मिहिर जॉनसन का सर पकड़कर दीवार पर मारने लगता है, जिससे जॉनसन के सर पर से खून पानी की तरह बहने लगती है। कुछ खून के छींटे मिहिर के भी फेस पर लग जाता है, जिससे मिहिर का चेहरा बहुत खतरनाक दिख रहा था। मिहिर जॉनसन को तब तक दीवार पर मारता है जब तक उसके जिस्म से उसकी रूह नहीं निकल गई। थोड़ी देर बाद मिहिर वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर एक नज़र जॉनसन की डेड बॉडी को देखकर होटल से निकलकर अपने कार में बैठ जाता है। ड्राइवर जब देखता है कि मिहिर आकर बैठ गया है तो वह गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर मोड़ लेता है। ड्राइवर के चेहरे पर इस वक्त कोई जंग जीतने वाली स्माइल थी। ड्राइवर रिव्यू मिरर से पीछे बैठे मिहिर को देख रहा था, जिसका एहसास मिहिर को पहले ही हो गया। मिहिर के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर कार को एक सुनसान सड़क पर रोकता है। मिहिर ड्राइवर को देखेकर बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? जिसके जवाब में ड्राइवर कहता है, बॉस ऐसा लगता है गाड़ी खराब हो गई है, मैं देख कर आता हूं। इतना कहने के बाद ड्राइवर कार से बाहर निकल जाता है। ड्राइवर के कार से बाहर निकलते ही गाड़ी एक जोर की आवाज से बरस्ट हो जाती है। जब ड्राइवर देखता है कि मिहिर का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ड्राइवर के फेस पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। ड्राइवर अपना फोन निकालकर अपने बॉस को फोन करता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की खतरनाक आवाज आती है। वो आदमी ड्राइवर से कहता है, काम हुआ कि नहीं? लेकिन मानो ड्राइवर की तो बोलती ही बंद हो गई हो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर। यह कोई और नहीं मिहिर ही होता है। जब उस शख्स को कोई आवाज नहीं आती है तो चिल्लाकर ड्राइवर को बोलता है, तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या पूछा है? मुझे वो साला जिंदा या मुर्दा चाहिए। तभी उस आदमी के कानों में मिहिर की खतरनाक आवाज गूंजती है, बड़ी जल्दी है मुझे देखने की, क्या तेरा दिल नहीं लगता मेरे बिना? मिहिर की बात सुनकर दूसरी तरफ से वो आदमी चिल्लाकर कहता है, मिहिर तूने अच्छा नहीं किया मेरे काम में टांग अड़ा के। जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया ना, तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांपने लग जाएगी। जिसके जवाब में मिहिर उस आदमी से कहता है, वेल, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जो सपना कभी सच नहीं हो सकता उसे देखने का क्या फायदा? मिहिर की बात सुनकर जैसा वो आदमी पागल ही हो गया हो, वो आदमी अपना फोन फ्लो पर फेंक मारता है और अपने सामने खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को शूट कर देता है। अब वो हॉल किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ उस आदमी के बॉडीगार्ड की लाश पड़ी थी। वह आदमी अपने हाथों को अपने बालों में कसते हुए चिल्लाकर कहता है, मिहिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ मिहिर का ड्राइवर मिहिर के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ड्राइवर की बातें मिहिर बिना एक्सप्रेशन के सुन रहा था। इस वक्त मिहिर के बॉडी पर थोड़ी बहुत चोट लगी थी। इन सब के बावजूद भी मिहिर के हैंडसमनेस में कोई कमी नहीं आई थी। जिसके जवाब में मिहिर कहता है, ठीक है मैंने तुझे माफ किया, तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जितना तेज भाग सकता है भाग ले। मिहिर की बात सुनकर वह ड्राइवर अपने कपकपते पैरों से खड़ा होता है और जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से वह भागने लगा। मिहिर सिगरेट का कश लेते हुए काउंट करने लगा। वह आदमी बस थोड़ी सी दूरी पर था कि तभी एक गोली चलने की आवाज आती है, जो सीधा उस आदमी के सिर से आर पार हो जाता है और कुछ ही सेकंड में उस आदमी की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। मिहिर सिगरेट पीते हुए अपने जेब से फोन निकालता है और डेविड को कॉल करके एक कार लाने के लिए कहता है। जिसके जवाब में डेविड अपनी चिंता भरी आवाज में कहता है, बॉस आप ठीक तो है ना? डेविड की बात सुनकर मिहिर फ्रस्ट्रेट होकर अपने खतरनाक आवाज में कहता है, जो काम दिया है वो करो। अपने बॉस की डांट सुनकर डेविड यस बोलकर कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कार ड्राइव करते हुए आ रही थी। शायद उस लड़की ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी हुई थी।
क्योंकि उसकी ड्राइविंग स्किल से ही पता कर चल रहा था। वो लड़की गाड़ी को कभी राइट टर्न करती तो कभी लेफ्ट टर्न। वो लड़की खुद से ही बातें करते हुए कह रही थी, माही, अवनी बॉडी की पुरानी ओनर, वो सिया खुद को समझती क्या है, मेरे आदि को फंसा लिया। और वह आदि भी उस चुड़ैल सिया के बातों में आ गया और सबके सामने मेरी इंसल्ट की। उस सिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आदित्य सिर्फ मेरा है। तभी माही को सड़क पर कोई शख्स बेहोश पड़ा दिखता है। माही अपनी गाड़ी को जैसे तैसे रोक कर कार से बाहर निकलती है। इस वक्त माही ने एक प्रिंसेस गाउन पहनी हुई थी, जिसका गला थोड़ी डीप थी। माही इस वक्त अपनी रियल फेस में थी, जिससे चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे माही का चेहरा हीरे की तरह चमक रहा था। माही अपने लड़खड़ाते कदमों से उस शख्स की तरफ जा रही थी। माही की आंख इस वक्त बेहद नशीली थी। माही अपनी आंखों को बार बार झपका रही थी। माही धीरे धीरे चलते उस शख्स के सामने बैठती है। वो शख्स पीठ के बल बेहोश पड़ा था। माही जब उस शख्स को सीधा करती है तो एक पल के लिए उसके हैंडसमनेस में खो जाती है। मेहर जो कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन मेहर की आंखें अभी भी आधी खुली हुई थी, जिससे वह माही के चेहरे को गौर से देख रहा था। मेहर की नज़र कभी माही की ब्लू आइज पर जाती तो कभी उसकी नेचुरल पिंक होंठ पर, जो किसी स्ट्रॉबेरी कैंडी की तरह चमक रही थी। माही बच्चों की तरह अपने जीभ को अपने होठों पर फैलने लगती है। माही को ऐसा करते देखकर मेहर को अपने बॉडी में गर्मी देने लगती है। मेहर के जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था जो किसी लड़की को देखकर ऐसे रिएक्ट किया हो। मेहर अपनी बॉडी के बदलते हार्मोन से खुद ही हैरान था। मेहर को आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों ने रिझाने की कोशिश किया है, लेकिन मेहर उन सब लड़कियों को देखना भी बर्दाश्त नहीं करता था। तो फिर वह माही को देखकर क्यों उसे नहीं रोक पा रहा था? क्यों वह चाहता था कि माही उसके करीब आए? मेहर अपने दिमाग में ये सब सोच ही रहा था कि उसे माही की क्यूट वॉइस सुनाई देती है। माही जब मेहर की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से मेहर का एक्सीडेंट हो गया है। यही सब सोचते हुए माही रोने लगती है और अपने हाथों से मेहर के सीने पर मारते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। मेहर को तो जैसा माही के छोटे छोटे हाथों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा रहा था। माही मेहर को हिलाते हुए और जोर जोर से गला फाड़ते हुए कहती है, ओ हेलो हैंडसम, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन मेहर माही के कोई भी बातों का जवाब नहीं देता। माही को लगता है कि उसकी वजह से मेहर मर गया है। फिर क्या था? माही अपना सिर मेहर के सीने पर रखकर मेहर की धड़कन को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। माही की यह सारी नौटंकी मेहर अपनी आधी खुली हुई आंखों से देख रहा था। इस वक्त मेहर के होठों पर एक स्माइल थी, लेकिन तुरंत ही अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लेता है। माही रोते हुए मेहर को उठाने की कोशिश कर रही थी। वही थोड़ी दूरी पर 4-5 लड़के बाइक पर सवार होकर माही की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं ग्रुप में से एक लड़का अपने आदमियों की तरफ देखकर इशारा करता है माही की तरफ और बोलता है, भाई क्या माल मिली है? वो सारे लड़के माही की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़का माही को देखकर गंदी हंसी अपने होठों पर लाते हुए कहता है, जानेमन, क्या तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है? माही जब अपना सिर ऊपर करके देखती है तो घबरा जाती है। माही की पकड़ मेहर के बाजू पर कसती जाती है, जिससे मेहर भी माही का डर महसूस कर पा रहा था। मेहर को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेहर माही के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे माही डर जाए। वो लड़के माही की तरफ बढ़ रहे थे। माही जब उन लड़कों को अपने करीब आते हुए देखती है तो चिल्ला कर बोलती है, देखो मेरे करीब भी मत आना, वरना मेहर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम जानते भी हो ये कौन है? मेरा हस्बैंड है, ये तो अभी बेहोश है। जब उसे पता चलेगा ना कि तुमने इसकी बीवी को छुआ है तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। माही अभी भी नशे में थी और जो मुंह में आ रहा था वह बोले जा रही थी। वही मेहर जब माही की बात सुनता है तो अपने मन में बोलता, ये पागल लड़की मुझे अपना हस्बैंड बता रही है। तभी मेहर के कानों में उन लड़कों की बात सुनाई देती है, जिसे सुनते ही मेहर के हाथों की मुठियां कस जाती है। उन सब की नज़र जब मेहर पर जाती है तो सब हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये साला हमें मारेगा जो खुद ही बेहोश पड़ा। इतना कहने के बाद एक आदमी माही की तरफ बढ़ने लगता है। माही तो डर से ही कांपने लगती है और वो मेहर के गले लग जाती है। माही मेहर के गले पर कर रो रही थी। मेहर को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही रोते रोते ही मेहर के बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है। वो आदमी माही की तरह अपना हाथ बढ़ा ही रहा था कि एक जोरदार आवाज के साथ उसके हाथ की हड्डियां टूट जाती है और एकदम से बिजली कड़कने लगती है।
और तेज तेज हवाएं बहने लगती है। जब वो लड़के अपने आदमी की है ऐसी हालत देखते हैं तो गुस्से होकर उस शख्स की तरफ देखते हैं तो डर से 2 कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यह कोई और नहीं मेहर था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। मेहर उस आदमी का गला पकड़कर दबाते हुए रहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की भी? और अपनी कमर से बंदूक निकालकर उस लड़के के सिर पर रखकर ट्रिगर दबा देता है, जिससे उस लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जब वह आदमी अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो सब लड़के अपनी बाइक की तरफ बढ़ी ही रहे थे कि तभी एक साथ 4 गोलियों की आवाज आती है और वो सब लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। मेहर जब पलटकर माही की तरफ देखता है तो उसका गुस्सा 1 मिनट में गायब हो जाता है। मेहर माही की तरफ कदम बढ़ाने लगता है और नीचे बैठकर माही के सर को अपनी बाहों में छुपा लेता है। मेहर माही के चेहरे को गौर से देखते हुए अपने हाथ माही के गालों पर फेरने लगता है। मेहर सनकी की तरह माही के चेहरे को छुआ जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम जो कोई भी हो अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का सिर्फ मेरा ही हक है। अगर कोई हमारे बीच में आया तो मैं उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कहते हुए मेहर दीवानों की तरह अपना हाथ माही के होठों पर फेरने लगता है। मेहर माही के होठ के करीब अपना चेहरा ले ही जा रहा था कि मेहर की आंखें बंद हो जाती है और वो माही के ऊपर ही गिर जाता है। तभी माही एकदम से अपनी आंखें खुलती है। माही को थोड़ी देर पहले ही होश आया था। माही मेहर के चेहरे को गौर से देखने लगती है। माही नशे में होने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन माही इतना समझ गई थी कि जिस आदमी की बाहों में वो अभी है वो बहुत खतरनाक है। माही यहां से जल्दी निकलना चाहती थी, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो मेहर को अपने ऊपर से उठाती है और साइड में लेटा देती है। माही जैसे तैसे खड़ी होती है और अपनी कार में बैठकर एक नज़र मेहर को देखकर वहां से चली जाती है। माही के जाते ही एक ब्लैक कार मेहर के पास आकर रुकती है। उस कार से डेविल बाहर निकलता है। जब डेविल की नज़र चारों तरफ लाशों पर जाती है तो घबरा जाता है। तभी डेविल की नज़र मेहर के ऊपर जाती है तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मेहर को संभालते हुए कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और किसी को मैसेज करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोल देता है। फिर डेविल अपनी कार को फुल स्पीड में चलाते हुए और अपनी मंजिल की ओर जाने लगता है। फ्लैशबैक एंड मेहर यही सब सोच रहा था। इस वक्त मेहर की आंखें बेहद ही लाल थी। मेहर स्विमिंग पूल से निकलता है और अपने रूम की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद मेहर अपने कपड़े चेंज करके बेडरूम में आता है। मेहर की नज़र माही की स्टेचू पर जाती है तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल। मेहर के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसे उसके चेहरे से पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। मेहर माही की स्टेचू को देखकर एक खतरनाक स्माइल करता है और खुद से बोलता है, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब सीधा आमना सामना होगा। इतना कहने के बाद मेहर एक खतरनाक सीटी बजाते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। स्टडी रूम, मेहर लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम कर रहा था। तभी डोर नॉक करने की आवाज आती है। मेहर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मेहर कम इन। डेविल रूम में आता है और एक फाइल मेहर की तरह बढ़ाते हुए कहता है, बॉस उस गद्दार का पता चल गया है जिसने प्रोजेक्ट को लीक किया। मेहर फाइल को लेते हुए डेविल को जाने की परमिशन देता है। डेविड थोड़ा डरते हुए कहता है, बॉस वो मेहरा कॉर्पोरेशन की तरफ से पार्टी इनविटेशन आया है। बॉस उन्होंने कोई बिजनेस डील रखा है। उस पार्टी में डेविल की बात सुनकर मेहर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, ठीक है। इतना कहने के बाद मेहर अपने हाथों से डेविल को रूम से जाने का इशारा करता है। डेविल भी रूम से बाहर चला जाता है। डेविड के जाने के बाद मेहर फाइल को ओपन करके पढ़ने लगता है। जैसे जैसे मेहर फाइल को रीड कर रहा था, मेहर का चेहरा काला पड़ जा रहा था। मेहर किसी को फोन करते हुए बालकनी की ओर चला जाता है। मेहर बालकनी के रेलिंग पर हाथ रखकर दूर फैले जंगलों को देखते हुए सिगरेट का कश पीने लगता है। 2-3 रिंग में ही फोन रिसीव होता है। दूसरी ओर से कोई शख्स बोलता है, यस बॉस, क्या मेरे लिए कोई काम है? मेहर अपने खतरनाक आवाज में उस आदमी को कहता है, पकड़ के ले आओ साले को मेरे डार्क प्लेस पे और इतना टॉर्चर करो कि साले की हिम्मत ना हो मुझे धोखा देने की। जब फोन के दूसरी साइड वो शख्स अपने बॉस की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर खतरनाक हंसी आ जाती है। वह आदमी खुश होकर मेहर से बोलता है, बॉस काम हो जाएगा। उस आदमी के बात सुनकर मेहर अपना कॉल काट देता है। मेहर ने जिसे फोन किया था
वो बहुत ही साइको टाइप का आदमी है। सब तो उसे पागल भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने दुश्मनों पर पता नहीं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें टॉर्चर क्या करता था। यह आदमी किसी की बात नहीं मानता सिवाय मेहर के। यह मेहर के अगेंस्ट कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर बाद मेहर अपने स्टडी रूम से निकलकर कमरे की ओर जाने लगता है। तभी उसके फोन पर कोई मैसेज आता है, जिसे देखकर मेहर के एक्सप्रेसलेस फेस पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। मेहर अपने फोन को जेब में रखते हुए खतरनाक सीटी बजाते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। जेपी यूनिवर्सिटी। माही आज कॉलेज आने के लिए बहुत लेट हो गई थी, इसलिए वो दौड़ते हुए अपनी क्लास की ओर जाने लगती है, क्योंकि पहले वाली जो अवनी थी वह हमेशा आदित्य को अपना बनाने के पीछे लगी रहती थी, जिससे उसकी ना जाने कितने ही क्लासेस मिस हो गई थी। माही अपने आप से ही बात करते हो जा रही थी, पता नहीं इस लड़की को आदित्य में ऐसा क्या दिखा। खैर, अब इसकी सारी गलतियों को मुझे सुधारना होगा। जब माही क्लास में एंटर करती है तो मैथ के प्रोफेसर माही पर बिगड़ते हुए चिल्ला के कहता है, मिस मेहरा, ऐसे ही आने का शौक है तो आप आया ही मत कीजिए कॉलेज। एक तो आप पढ़ाई में इतनी वीक है और ऊपर से कॉलेज लेट आती है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। माही प्रोफेसर की बात बिना कोई एक्सप्रेशन के सुन रही थी। माही जब प्रोफेसर की तरफ देखती है तो प्रोफेसर की तो बोलती ही बंद हो जाती है। प्रोफेसर माही की आंखों में देखकर डर जाते हैं और अपने डर को काबू में करते हुए धीमी वॉइस में कहते हैं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, और माही को सीट पर जाने की परमिशन दे देते हैं। माही एक नज़र प्रोफेसर को देखकर अपने डेस्क की ओर जाने लगती है, जो बिल्कुल लास्ट रो में थी। माही जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है। माही पूरे ध्यान से अपनी सारी क्लासेस अटेंड करती है। लंच ब्रेक में मेघा माही के पास आते हुए कहती है, पता है स्वीट हार्ट, मुझे ना उस खड़ूस प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा तो मन कर रहा था उसके बाल पकड़ के नोच लूं, पर उस प्रोफेसर के चमन पर एक भी घास नहीं है ना। इतना कहने के बाद मेघा माही को अपनी 32 के 32 दांत दिखाने लगती है। मेघा की बात सुनकर माही के होठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद मेघा माही के गले लगते हुए कहती है, यार मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन, नहीं तो यहीं पर मेरे पेट से चूहे हाथी निकलकर तांडव करने लग जाएंगे। मेघा के बच्चों जैसी बातें और उसके क्यूट से फेस देखकर माही मेघा के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और अपने होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल बरकरार करते हुए कहती है, चलो ड्रामा क्वीन। माही की बात सुनकर मेघा और माही दोनों ही हंसने लगते हैं। कैफेटेरिया। माही और मेघा बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे, तभी उन दोनों के पास एक लड़की आती है। जब माही अपना सर उठाकर देखती है तो पता चलता है कि यह सिया है। ये पहले मेघा और अवनी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन आदित्य के आने के बाद अवनी और सिया के बीच हमेशा कोल्ड वॉर ही चलता था। सिया माही और मेघा के पास रखते हुए अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लाते हुए कहती है, कैसी हो तुम दोनों, जिसके जवाब में माही अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहती है, तुम्हारे सामने बैठी हूं। लेकिन मेघा तो अपनी जहां पर जम गई थी, क्योंकि मेघा को अच्छे से याद था कि अवनी और सिया के बीच हमेशा आदित्य को लेकर झगड़ा ही चलता रहता था। लेकिन माही के इस जवाब से मेघा को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वही सिया भी माही के जवाब से हैरान हो गई, लेकिन कोई और भी था जो माही को बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। यह कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य को भी पता था कि अवनी हमेशा उसके लिए सिया से झगड़ा करती रहती थी, लेकिन माही का सिया से इतने अच्छे से बात करते देख आदित्य हैरान हो गया। आदित्य के साथ साथ अंकित, लीजा, रवि, इनके भी फेस एक्सप्रेशन हैरानी के था। सिया जब माही की बात सुनती है तो उसे माही पर बहुत गुस्सा आता है। सिया माही को सबकी नजरों में हमेशा गलत ही साबित करती थी। सिया माही को कुछ कहती उससे पहले ही सिया की नजर आदित्य पर चली जाती है, जिसे देखकर सिया के होठों पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। सिया दौड़ते हुए आदित्य के पास जाती है और आदित्य के गले लग जाती है और उसके गालों पर एक बेबी किस करते हुए कहती है, बेबी, पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और अपनी नजर टेढ़ी करके माही के चेहरे को गौर से देखने लगती है। आदित्य को भी पता चल गया था कि सिया माही को जलाने की कोशिश कर रही है। आदित्य भी सिया के कमर पर अपने हाथ रखकर सिया को अपने करीब खींचता है। आदित्य को लगा था कि अब माही उसके लिए सिया से झगड़ा करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके उलट माही के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। माही को पहले ही पता चल गया था सिया क्या करने वाली है। माही के ऐसे रिएक्शन देखकर सिया अपने हाथों की मुठियां कस लेती है। कहाँ वो माही को सबके सामने बेइज्जती करना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी माही के फोन पर एक मैसेज आती है,
जिसे देखकर माही के होठों पर खतरनाक स्माइल आ जाती है। माही कैंटीन से खड़ी होती है और कॉलेज पार्किंग की ओर चली जाती है। माही को बिना कुछ कहे जाता देख आदित्य सिया को अपने आप से दूर कर देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन माही को अपने लिए लड़ते ना देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है। इसलिए आदित्य सिया को धक्का देकर कैंटीन से चला जाता है। आदित्य के धक्का देने से सिया जमीन पर गिर जाती है। सिया को आदित्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह आदित्य से कुछ भी नहीं कह सकती थी। इसलिए अपने गुस्से की घूंट पीते हुए अपने मन में खुद से कहती है, बस आज रात की बात है माही, तुम्हारे साथ पार्टी में ऐसा कुछ करूंगी जिससे से तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इतना कहने के बाद सिया अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ माही अपने कार में बैठकर एक सुनसान रास्ते से कहीं जा रही थी। तभी 2-3 कार आकर माही के कार के बिल्कुल सामने रुकती है। माही अपने सामने कारों को बिना एक्सप्रेसले देख रही थी। माही को इसका अंदाजा पहले से लग गया था। तभी गाड़ी से 8-10 बॉडीगार्ड निकलते हैं और माही के कार के सामने खड़े होकर दरवाजा को नॉक करते हैं। तभी माही कार से बाहर निकलती है और उन बॉडीगार्ड के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब सारे बॉडीगार्ड अपने सामने दुबली पतली माही को देखते हैं तो ठहाके मारकर हंसते लगते हैं। उन्हीं बॉडीगार्ड में से एक आदमी हंसते हुए अपने आदमियों से कहते हैं, क्या भाई लोग, मैडम ने बस इस लड़की को मारने के लिए हम जैसे को भेजी है। हमें तो लगा था कोई 2-3 बंदे होंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक अकेली लड़की ही है। इसके लिए तो एक ही आदमी काफी है। इतना कहने के बाद एक बॉडीगार्ड अपने हाथ में चाकू लेकर माही की तरफ बढ़ने लगता है। माही उन बॉडीगार्ड को अपनी सर्द आंखों से घूर के देखती है। वो बॉडीगार्ड माही को टॉर्च भी कर पाते उससे पहले ही माही उस बॉडीगार्ड के गले की नस दबा देती है, जिससे वो बॉडीगार्ड वही बेहोश होकर गिर जाता है। माही उन बॉडीगार्ड को देखते हुए कहती है, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, तुम सब पर बेस्ट करने का। इतना कहने के बाद माही अपने हाथों से सारे बॉडीगार्ड को आने का इशारा करती है। जब बॉडीगार्ड माही की बात सुनते हैं तो गुस्से से बौखला जाते हैं और एक ही साथ माही के ऊपर अटैक कर देते हैं। माही भी उन सारे बॉडीगार्ड के मूव से बचते हुए उन सबको बहुत बुरी तरह से पीट रही थी, क्योंकि माही अपने पिछली लाइफ में बहुत ही अच्छी फाइटर थी। अगर माही के सामने ऐसे ही 100 लोग आकर भी खड़े हो जाते तो माही उन सबको एक ही मिनट में धूल चटा देती। उन सबको पीटने के बाद माही एक बॉडीगार्ड की तरफ जाते हुए अपने हील से उस आदमी के हथेली को दबाते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहती है, जाकर अपनी उस सो कॉल्ड रिया अग्रवाल से कह दो कि माही उस जैसी 2 कौड़ी की लड़की पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। इतना कहने के बाद माही अपनी कार में आकर बैठ जाती है और अपनी कार को घर की तरफ मोड़ लेती है। माही सिग्नल पर अपनी कार रोकती है। वही थोड़ी दूरी पर मेहर भी अपनी कार में बैठकर अपनी मीटिंग के लिए जा रहा था। माही की कार मेहर के कार के सामने रुकती है। मेहर का दिल जोर से धड़कने लगता है। मेहर अपने आईपैड को साइड में रखते हुए अपने दिल पर हाथ रखता है और खुद से ही कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जान यहीं कहीं आसपास है। इतना कहने के बाद मेहर अपनी कार की विंडो को नीचे करना है और अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखता है। जब मेहर माही की तरफ देखता उससे पहले ही एक कार बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मेहर माही को देख नहीं पाता। तभी सिग्नल ग्रीन होती है और माही अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। मेहर खुद से ही बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, जरूर मेरी जान यहीं कहीं आसपास थी। थोड़ी देर बाद मेहर खुद से ही कहता है, जान मुझे पता है तुम इसी शहर में हो, अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद मेहर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माही अपने घर पहुंचती है तो टीना माही के पास आते हुए कहती है, माय लॉर्ड आपके लिए कोई पार्सल आया है। माही टीना के हाथ से पार्सल लेते हुए कहती है, ठीक है तुम जाओ। माही की बात सुनकर टीना रूम से चली जाती है। टीना के जाने के बाद माही अपना पार्सल बेड पर रखती है और अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। माही अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। करीब काम करते हुए 2 घंटे बीत गए। माही अपना सारा काम खत्म करके एक बार घड़ी में देखती है। इस वक्त घड़ी में 5 बजे बज रहे थे। माही हड़बड़ाते हुए बेड पर से खड़ी होती है और बाथरूम में चली जाती है। माही काम की वजह से समय पर ध्यान ही नहीं गया कि आज उसे पार्टी में जाना भी था। थोड़ी देर बाद माही वॉशरूम से बाहर निकलती है। माही की स्लिम बॉडी और उसके ऊपर ब्लैक टॉवल में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही कावट की तरफ जा ही रही थी,
तभी उसका ध्यान पार्सल पर जाता है। माही एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कौन है जिसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए जाकर पार्सल खुलती है। जब माही पार्सल खोलती है तो देखती है उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक गाउन थी, जो कि स्लीवलेस थी और उसका गला भी काट था। माही को वो गाउन बहुत ही खूबसूरत लगी, इसलिए जाकर ड्रेस को ट्राई करती है, जो माही के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आई थी। माही अपने आप को शीशे में देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बिना मेकअप में ही वो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद माही अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने तैयार होने लगती है। माही ने अपने आंखों पे ग्रे आईलाइनर लगाया और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। माही ने अपने बालों को मेसी वन बनाया था। इस सिंपल लुक में भी माही बेहद ही हसीन लग रही थी। माही अपने फाइनल लुक को देखते हुए एक लाइन किस अपने आप को देती है और एक आई विंक करती है। थोड़ी देर बाद माही जब अपने रूम से निकलकर हॉल में आती है तो उसे टीना कहीं भी नजर नहीं आती। माही चारों तरफ देखती है, तभी कोई पीछे से आकर माही के गले लग जाता है। माही को पता चल गया ये टीना ही है। टीना एक्साइटेड होके माही से कहती है, माय लॉर्ड, आज किसे मारने का इरादा है? क्योंकि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ऐसा ना हो कि आज आपकी खूबसूरती को देखकर कोई आपको पाने के लिए बेताब हो जाए। टीना की बातें सुनकर माही अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई आया ही नहीं जो मुझे देखकर पाने की कोशिश करे, और ना ही मैं कभी किसी को आने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया बहुत मतलबी है, अपने फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकते हैं। इतना कहते हुए माही अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगती है। जब टीना माही की इतनी सेंटील बातें सुनती है तो सिचुएशन को थोड़ा लाइट बनाने के लिए कहती है, माय लॉर्ड, आपको जाना नहीं है। टाइम देखिए, सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। अगर आप लेट गई ना तो कोई आपको पार्टी में एंट्री नहीं होने देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी जाए। इतना कहने के बाद टीना माही के बाजू को पकड़कर घर से बाहर ले जाती है। माही को भी पता चल गया था कि टीना मोहल को लाइट बनाना चाहती है, इसलिए कुछ ना कहते हुए वह भी पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल ललित मुंबई चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत सा डेकोरेशन था। होटल के अंदर चारों तरफ शोर शराबा सुनाई दे रहा था। कोई कहीं पर ड्रिंक कर रहा था तो कोई बिजनेस से रिलेटेड बातें। तभी सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट आकर ठहर जाती है। सीढ़ियों से 2 लड़की एरोगेंट के साथ नीचे उतर रही थी। यह कोई और नहीं, सिया और सोनिया थी। सारे लड़कों का ध्यान सिया और सोनिया पर ठहर जाती है। सारे लड़के सिया और सोनिया की खूबसूरती देखकर तारीफ करने लगते हैं। उनकी बातें सिया और सोनिया भी सुनते हैं तो अपने आप पर कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करते हैं। उन्हें लग रहा था कि इस पार्टी में उनसे ज्यादा खूबसूरत और कोई हो ही नहीं सकती। और लड़कियां सिया सोनिया की खूबसूरती देखकर जल भून रही थी। सोनिया सिया अपने फ्रेंड से बातें करने में लगे हुए थे। तारा गीतांजलि भी अपने हमउम्र औरत के साथ बैठकर बातें करने में बिजी थी। तभी थोड़ी देर बाद बाहर एंट्रेंस पर गाड़ियां रुकने की आवाज आती है और एक कार में से बेहद हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। यह कोई और नहीं आदित्य है और उसी के साथ उसके फ्रेंड्स अंकित, रवि और लीजा भी थे। वो सब भी आज बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। चारों एटीट्यूड के साथ पार्टी हॉल में एंटर करते हैं। सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। सारी लड़कियां तो आदित्य को देखकर आहें भर रही थी। सबका ध्यान उन चारों पर था। जब सिया की नजर आदित्य पड़ जाती है तो वह अपने बाल झटकते हुए कैट वॉक करते हुए आदित्य के पास चली जाती है और आदित्य के गले लगकर आदित्य के होंठ पर एक किस करते हुए कहती है, आदि, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। वैसे आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। लेकिन आदित्य का तो ध्यान कहीं और ही था। जब सिया को आदित्य का जवाब नहीं मिलता तो अपना सिर ऊपर करके आदित्य की तरफ देखती है और उसके नजरों को पीछा करते हुए देखती है तो उसकी नजर एंट्रेंस पर जाती है। सिया आपने नजर एंट्रेंस पर से हटाकर अपनी चारों तरफ देखती है। सिया के तो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं थी। सिया के साथ साथ कोई और भी था जो माही को अपनी जलन भरी नजरों से देख रही थी। यह कोई और नहीं, सोनिया थी। सोनिया तो जब माही की खूबसूरती देखती है तो पहले ही जल भूल गई थी और लोगों का अटेंशन माही को मिलता देख उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। माही एटीट्यूड के साथ चलते हुए पार्टी हॉल में इंटर करती है और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा दादी जी के पास जाती है और एक गिफ्ट बॉक्स दादी के तरफ बढ़ाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे दादी। जब दादी किसी की जानी पहचानी आवाज सुनती है तो अपना सर ऊपर करके माही को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है।
एक सवाल, माही को वो पार्सल किसने भेजा? कल होगी माही और मेहर की मुलाकात। क्या करने वाली है सिया माही के साथ पार्टी में? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब दादी अपना सिर ऊपर करके माही को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और माही के गले लग के कहती है, बेटा कैसी है? माही बेशक किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहती थी, लेकिन दादी का प्यार देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। माही अपने फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल लाते हुए कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माही और दादी बात कर रहे थे कि तभी उनके पास पूरी फैमिली आती है। माही को अवनी की फैमिली से मिलने में थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग आती है, लेकिन माही इस इमोशन को इग्नोर करते हुए सबको देखती है। तभी उसका ध्यान अवनी के पापा पर जाती है, जिसे देखकर माही की आंखों में नफरत दिखने लगती है। क्योंकि माही को अवनी की याद से पता चल गया था कि अवनी के पापा ने माही की मम्मी को डिवोर्स देकर गीतांजलि से शादी कर लिया था। अवनी की मां रोते हुए अपने पति से कहती थी कि गीतांजलि जैसी औरत कभी किसी का भला नहीं चाहती, हमेशा दूसरों का घर तोड़ती रहती है। लेकिन अवनी के पापा ने अवनी की मम्मी की एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। उसी दिन से अवनी को अपने पापा से नफरत हो गई थी। माही अवनी के पापा से अपनी नज़र फेर लेती है। जब अवनी के पापा माही के रिएक्शन देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू की बूंद झलक आती है। अवनी के पापा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला था, लेकिन वह अपनी बेटी अवनी से बहुत प्यार करते थे। वही आदित्य भी बिना एक्सप्रेशन के माही के हर एक्टिविटी को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। माही बिना किसी से मिले बार काउंटर पर चली जाती है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रांग ड्रिंक बैटर को बनाने के लिए कहती है। बैटर भी हाई ड्रिंक बनाकर माही को सर्व करता है। माही ड्रिंक लेकर एक ही घूंट में सारी ड्रिंक खाली कर देती है। वही बाहर एंट्रेंस पर 8-10 लिमिटेड एडिशन के कार आकर रुकती है। वही बाहर जब इतनी सारी कारों की रुकने की आवाज आती है तो सब गॉसिप करने लगते हैं। वही एक कार जो सबसे अलग थी, एक बॉडीगार्ड निकलता है और जाकर उस कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से 2 चमचमाते लेदर के शूज पहने पैर बाहर निकलता है और कार में से मेहर बाहर निकलता है। मेहर इस वक्त एक ब्लैक सूट पहना हुआ था और अपने बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। आंखों पर गूगल लगाए हुए एटीट्यूड के साथ पार्टी हॉल में एंटर करता है। सबकी नजर एंट्रेंस पर चली जाती है। मेहर को देखकर सबकी सांसें थम जाती है। सिया और सोनाली बेशर्मियों की तरह मेहर को घूर के देखे जा रही थी। इवन वहां पर जितनी भी लड़कियां थी सब मेहर को अपने लास्ट भरी आंखों से देख रही थी। जब अवनी के पापा का ध्यान मेहर पर जाता है तो वह थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सबको पता था कि मेहर इतने छोटे मोटे पार्टियों में नहीं आता है, या कहा जाए तो मेहर कभी पार्टी में जाता ही नहीं है। लेकिन मेहरा फैमिली के पार्टी में आया हुआ देखकर पार्टी में जितने भी बिजनेसमैन थे सब हैरत भरी नजरों से मेहर को देख रहे थे। अवनी के पापा अपने सेंस में आते हुए मेहर की तरफ बढ़ जाता है और मेहर के सामने आते हुए कहता है, हेलो सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारी पार्टी में आए हैं। इवन आप इतनी छोटी उम्र में ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। अवनी के पापा मेहर की तारीफ करने में लगे हुए थे, लेकिन मेहर का तो ध्यान किसी और की ही तलाश में था। वही माही इन सब से बेखबर अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। तभी माही के पास एक लड़का आते हुए अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाते हुए डांस करने का ऑफर देता है। माही तो उस लड़के को मना करने वाली थी, लेकिन उसकी भोली शक्ल देखकर मना नहीं कर पाती और उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। वो लड़का माही को अपना ऑफर एक्सेप्ट करते देख बहुत खुश हो जाता है और माही को लेकर स्टेज पर चला जाता है। सारी लाइट ऑफ हो जाती है और एक सॉफ्ट लाइट माही और उस लड़के के ऊपर पड़ती है। सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। मेहर, जो अवनी के पापा की बात सुन कम रहा था या कहे इग्नोर कर रहा था, उसका भी ध्यान स्टेज पर जाता है। मेहर जब माही को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक उसके चेहरे पर नहीं टिक पाई थी। जब मेहर की नजर माही के साथ खड़े लड़के पर जाती है तो मानो उसकी आंखों में खून उतर आती है। मेहर गुस्से में बाल काउंटर की तरह जाता है और ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। मेहर ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी माही किसी गैर मर्द के भी करीब जाए। तभी मेहर के पास सोनाली आती है और मेहर को डांस करने का ऑफर देती है, लेकिन मेहर का तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ माही पर ही था। जब वो लड़का माही की कमर को टच करता है तो मेहर अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक के गिलास को इतनी तेजी से कसता है जिससे वो ड्रिंक का गिलास चकनाचूर हो जाता है। सोनाली जब मेहर का ऐसा रिएक्शन देखती है तो डर जाती है,
लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो मेहर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। मेहर को तो पहले ही माही पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि माही किसी और मर्द के करीब जा भी कैसे सकती है, और बार बार सोनाली को फ्लर्ट करता देख मेहर का तो गुस्से की कोई सीमा ही नहीं बची। मेहर अपना सारा गुस्सा सोनाली के ऊपर निकालते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में करते हुए अपने दांत पीसकर कहता है, तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात नहीं जो मुझे ऑफर दे। इतना कहने के बाद मेहर सोनाली को धक्का मार देता है। अंधेरा होने की वजह से किसी का भी ध्यान मेहर और सोनाली पर नहीं जाता। मेहर का धक्का देने की वजह से सोनाली संभल नहीं पाती और जाकर फ्लो पर गिर जाती है। सोनाली को मेहर पर बहुत तेज गुस्सा आता है। सोनाली को लगा था कि मेहर उसके ब्यूटी देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाएगा, लेकिन इससे उल्टा उसने ना सिर्फ सोनाली को एक नज़र उठाकर देखा बल्कि उसके इंसल्ट भी की। सोनाली अपने मन में कहती है, मिस्टर जितना एटीट्यूड दिखाना है ना दिखा लो सोनाली मेहरा का, लेकिन मेरा खुद से वादा है कि तुम्हें एक दिन अपने जाल में जरूर फंसा लूंगी और अपनी इंसल्ट का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहने के बाद सोनाली पर भटकते हुए अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। जब मेहर को बर्दाश्त नहीं होता तो अपने कदम को माही की तरफ बढ़ाने लगता है और माही के पास जाकर उस लड़के को दूर करता है और माही को अपने पास खींचता है, जिससे माही लड़खड़ते हुए मेहर के सीने से लग जाती है, जिससे माही को अपने शरीर में एक झटका सा लगता है। माही अपना सिर उठाते हुए मेहर की आंखों में देखने लगती है। माही मेहर की गहरी आंखों में खो गई थी। मेहर भी माही के ब्लू आइज में देखते हुए माही को और करीब खींचता है, जिससे माही की चेस्ट मेहर के सख्त चेस्ट से जा टकराए। दोनों को अपनी बॉडी में झटका सा लगता है, लेकिन माही तुरंत अपने सेंस में आते हुए अपनी ब्लू आइज को छोटी करते हुए मेहर को घूर के देखने लगती है। माही अपनी आंखें छोटी करते हुए मेहर को अपने से दूर हटाते हुए गुस्से और नशे से लड़खड़ाते आवाज में कहती है, तुम बेदिमाग आदमी, तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसे खींचने से मेरी चेस्ट में कितना पेन हो रहा है। माही की बात सुनकर मेहर के होठों पर एक शातिर स्माइल आ जाती है। मेहर माही के ऊपर झुकते हुए अपने लास्ट भरी आवाज से कहता है, ओ मेरी जान को दर्द हो रहा है, और अपना हाथ माही के चेस्ट पर रखते हुए सहलाने लगता है। अंधेरा होने की वजह से किसी का भी ध्यान मेहर के एक्टिविटी पर नहीं गया, लेकिन कोई था जो मेहर को अपनी जलन भरी नजरों से देख रहा था। यह कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मेहर माही के करीब भी जाए। किसी ने भी मेहर के एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई था जो मेहर को अपनी जलन भरी नजरों से देख रहा था। यह आदित्य था। वही स्टेज पर मेहर अपने हाथों को माही के बॉडी पर फेरने लगता है और अपना हाथ ले जाकर माही के कमर पर रखकर चींटी काटता है, जिससे माही की चीख निकल जाती है। वो तो शुक्र था कि म्यूजिक के वजह से माही की आवाज किसी को सुनाई नहीं दिया। माही मेहर को अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी आंखों में घूर के देखती है और अपने होठों को पाउट बनाते हुए मेहर को अपने आप से धक्का देते हुए कहती है, आपने मुझे चींटी क्यों काटी? जिसके जवाब में मेहर माही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए अपने सेंसिटिव वॉइस में कहता है, ये पनिशमेंट है मेरी जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर मर्द को अपने करीब भी आने दिया। मेहर की बात सुनकर माही अपनी आंखों को झपकते हुए मेहर से कहती है, मेरी मर्जी में किसी को भी छू, आप होते कौन है मुझे ये राय देने वाले कि मैं किसे छू और किसे नहीं छू? माही की बात सुनकर मेहर, जो अब तक शांत हो चुका था, वो एक बार फिर भड़क गया और अपने हाथों को माही के कमर पर चारों तरफ कसकर लपेट लेता है और अपनी जुनूनी भरी आवाज माही से कहता है, मत पूछ कितनी मोहब्बत है तुझसे। अगर कोई आंख उठाकर भी देख ले तो दिल में एक आग लग जाती है। इतना कहने के बाद मेहर अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है, जिसे समझते हुए है वह अपना सर हाँ में हिला देता है। वही पार्टी में पूरी लाइट ऑफ हो चुकी है। इसी का फायदा उठाते हुए मेहर माही के होठों पर फोर्सफुली किस करने लगता है। मेहर माही को होठों को किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। माही की बातें अभी भी मेहर के जेहन में बार बार आ रहा था। मेहर अपने दांत से माही के लोअर होठ को बाइट कर रहा था। माही तो अभी भी शॉक्ड होकर मेहर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। मेहर माही की नजरों को इग्नोर करते हुए अपने जीभ को माही के मुंह में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन माही अपना मुंह खोल ही नहीं रही थी, जिससे गुस्सा होकर मेहर माही के होठों पर बाइट करता है। अपने होठों पर दर्द महसूस होते ही माही अपने होठों को खोलती है। इसी का फायदा उठाकर मेहर अपनी जीभ को माही के मुंह के अंदर डालता है और माही के मुंह को चारों तरफ से अपने जीभ से एक्सपोर्ट करने लगता है। वक्त के साथ साथ मेहर की किस और इंटेंस होती जा रही थी।
माही को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह मिहिर को अपने आप से दूर करती है, लेकिन माही मिहिर को 1 इंच हिला भी नहीं पाती। थक हार कर माही मिहिर के सीने पर अपने छोटे छोटे सॉफ्ट हाथों से मारना स्टार्ट कर देती है। जब मिहिर को एहसास होता है कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह माही से थोड़ा दूर होता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं है। मिहिर के छोड़ते ही माही लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे माही की चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन माही का तो इस पर कोई ध्यान ही नहीं था। वहीं मिहिर अपनी लास्ट भरी नजरों से माही के चेस्ट को घूर रहा था। मिहिर माही के साथ कुछ और करता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है। जब मिहिर अपने पॉकेट से फोन निकालता है तो उस पर डेविल का नाम शो हो रहा था। वही माही मिहिर को अपनी आंखें बड़ी करके गुस्से से घूर रही थी। मिहिर जब डेविल की बात सुनता है तो उसकी आंखें आग की तरह लाल हो गई। मिहिर डेविल की बात सुनकर अपने एक्सप्रेशन लेस फीस के साथ कहता है, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कहने के बाद मिहिर अपने फोन को जेब में रख लेता है और एक नज़र माही को देखकर उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करते हुए अपने हाथों को माही के गालों पर रखकर सहलाते हुए कहता है, जान मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें तो ऐसी सजा दूंगा कि किसी गैर मर्द के करीब जाने से पहले 10 बार सोचोगी। इतना कहने के बाद मिहिर माही को एक बार देखकर पार्टी हॉल से चला जाता है। मिहिर के जाने के बाद सारी लाइट ऑन हो जाती है। जब माही अपने सामने देखती है तो वहां पर मिहिर नहीं होता है। माही ने मिहिर का चेहरा क्लियर देख नहीं पाती है, क्योंकि उसने ड्रिंक ली हुई थी, और दूसरी बात वहां पर लाइट भी नहीं होती, जिसके वजह से यह पता लगाना मुश्किल था कि वो शख्स आखिर कौन था। माही अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उससे मिहिर कहीं भी नजर नहीं आता। तभी कोई पीछे से आकर माही के कंधे पर हाथ रखता है। माही जब अपने पीछे मुड़कर देखती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि यह आदित्य था। आदित्य को माही के करीब किसी और को देख आदित्य को अपने सीने में आग लगता हुआ महसूस हो रहा था। आदित्य माही के सामने आते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, हेलो माही, एक्चुअली मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती ही किया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आई प्रॉमिस इस बारे में तुम्हें कभी भी हॉट करने की कोशिश नहीं करूंगा, और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझे एक चांस दोगी। लेकिन माही आदित्य की बातों को इग्नोर करते हुए उसके हाथ को अपने कंधों पर से हटाती है और अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ? आदित्य, ऐसा है ना कि मुझे ना तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज मुझसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहना। इतना कहने के बाद माही पार्टी हॉल निकल जाती है। वही आदित्य जब माही की बात सुनता है, अपने हाथों को गुस्से में काश लेता है। आदित्य माही की बातों को अपने ईगो पर ले लेता है। उसे लगता है कि माही भी उससे बदला लेने के लिए उसे सबके सामने इंसल्ट करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर पार्टी हॉल से निकल जाता है और अपनी कार में बैठकर एक सुनसान रास्ते पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मिहिर की कार एक खंडहर जैसी जगह पर रुकती है, जो बाहर से दिखने में बहुत डरावनी थी। मिहिर गुस्से से कार से निकलता है और वो खंडहर बिल्डिंग में घुस जाता है। मिहिर के साथ डेविल और उसका बॉडीगार्ड भी था। मिहिर का ऑरा इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। मिहिर के हाथ में इस वक्त एक गन और दूसरे हाथों से सिगरेट पीते हुए उस बिल्डिंग में एंटर करता है और एक रूम में जाकर खड़ा हो जाता है, तो बॉडीगार्ड जाता है और उस रूम के दरवाजे को खोलता है। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के उस रूम में घुसता है तो देखता है उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बहुत ही बेरहमी तरह से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया हो। उसकी आंख सूजी हुई थी, पूरे फेस पर खून लगा हुआ था। मिहिर जाता है और एक किंग चेयर पर बैठ के अपने सामने बैठे आदमी को देखता है और अपने आदमियों को देखकर अपने सर्द लहजे में कहता है, उठाओ इस साले को। जब बॉडीगार्ड मिहिर की बात सुनते हैं तो रिस्पेक्टफुली अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उस आदमी के पास जाता है और पानी उस आदमी के चेहरे पर फेंक के मारता है, जिससे वो आदमी होश में आने लगता है। वो आदमी जब अपना खोलता है तो सब धुंधला धुंधला दिखता है, इसलिए एक बार आंख बंद करके दोबारा खोलता है। जब वो अपने सामने बैठे अपने बॉस को देखता है तो डर से कांपने लगता है। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के उस आदमी को देखता है और अपने खतरनाक आवाज में कहता है, खन्ना, आई एम इम्प्रेस, तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी किसी की औकात नहीं जो मिहिर को धोखा दे सके, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और अपनी बात खत्म करने के बाद मिहिर चेयर से खड़ा होता है।
खन्ना के चेयर के आसपास चक्कर लगाते हुए अपने खतरनाक आवाज में कहता है, तुम्हारी इस बहादुरी के लिए गिफ्ट तो बनता है ना खन्ना साहब। इतना कहने के बाद मेहर की हंसी उस कमरे में गूंजने लगते हैं। मेहर की हंसी इस वक्त इतनी डरावनी थी कि उसका बॉडीगार्ड और डेविड भी डर से कांपने लग गया था। लेकिन जब मिस्टर खन्ना मेहर के इतनी डरावनी हंसी सुनते हैं तो उनकी पेंट गीली हो जाती है। मेहर खन्ना के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी डरावनी आवाज में कहता है, किसके कहने पर तूने ये प्रोजेक्ट लीक किया? जब खन्ना मेहर की बात सुन रहा है तो अपने कपकपाती आवाज में कहता है, बॉस मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये पैसे की लालच में आकर प्रोजेक्ट लीक किया था, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। जब मेहर खन्ना के बात सुनता है तो गुस्से में अपने पैर से चेयर को लात मारता है, जिससे वो चेयर दूर जाकर गिरता है। मेहर अपने पीछे से गन निकालकर खन्ना के खोपड़ी पर लगाते हुए गुस्से में कहता है, जल्दी बता कि तूने किसके कहने पर यह प्रोजेक्ट लीक किया, नहीं तो तेरे साथ साथ तेरी फैमिली को भी तेरे पास ही पहुंचा दूंगा। जब मिस्टर खन्ना मेहर की बात सुनता है तो रोते हुए मेहर से कहता है, प्लीज बॉस मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है। मैंने ये सब आपके रायवार कंपनी के कहने पर, क्या मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट को लीक किया। प्लीज बॉस मुझे इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वहीं मिस्टर खन्ना को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए रोता हुआ देखकर मेहर के चेहरे पर सुकून वाली स्माइल आ गई। मेहर हंसते हुए अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहता है, किसी पागल आदमी की तरह कहता है, ऐसे ऐसे ही गिरा गिरा कर माफी मांग, मुझसे बहुत सुकून मिल रहा है। और एकदम से अपने फेस को सीरियस करके मिस्टर खन्ना के बिल्कुल सामने जाकर उसकी आंख में अपने खतरनाक लाल आंख से घूरते हुए कहता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन किसी का धोखा नहीं। इतना कहने के बाद मेहर अपने हाथों में गन को घुमाते हुए सीधा खन्ना के सिर में 6 की 6 गोलियां उतार देता है। वहीं पर मिस्टर खन्ना की मौत हो जाती है। मेहर एक नज़र खन्ना की डेड बॉडी को देखकर अपने आप से कहता है, मुझे धोखा और झूठ से बेहद नफरत है। इतना कहने के बाद मेहर अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाकर एक खतरनाक सिटी की धुन बजाते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। मेहर जाकर कार के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और सिगरेट पीते हुए डेविल से कहता है, मेरी जान की इंफॉर्मेशन निकली। जिसके जवाब में डेविल अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, बॉस मैम का पूरा नाम अवनी मेहरा है। उनकी एज 19 साल है। वो अभी कॉलेज की 2nd ईयर में पढ़ती है। वो अपनी फैमिली से दूर रहती है क्योंकि मैम के पापा ने मैम की मॉम को डिवोर्स दे दिया था, जिससे मैम को अपने बाप से नफरत हो गई और उसी दिन से वह अकेले रहती है। आज से 2 साल पहले ही मैम की मॉम की मौत हो गई। मैम की एक बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम मेघा है, और मैम के साथ एक और लड़की रहती है जिसका नाम टीना है। और बॉस एक और बात पता चली है। इतना कहने के बाद डेविल चुप हो जाता है। उसे अपने बॉस को ये बात बताने में बहुत डर लग रहा था। जिसके जवाब में मेहर हम्मम कहता है और डेविल को बोलने का इशारा करता है, लेकिन डेविल तो मेहर को बताने से घबरा रहा था। जब मेहर देखता है कि डेविल कुछ भी नहीं बोल रहा है तो गुस्से में कहता है, क्या बात है, जल्दी बोलो, क्या तुम्हारे जबान पर ताला लग गया है? डेविल को भी पता था कि अगर उसने इन्फॉर्मेशन मेहर को नहीं दिया और मेहर को कहीं और सब पता चल गया तो उससे मेहर से कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए अपने डर के घूंट को निकलते हुए अपनी कप कांपपाती होठों से कहता है, वो बॉस मैम आदित्य सिंघानिया से प्यार करती है। मैम ने आदित्य को 2 बार प्रपोज भी किया है, लेकिन आदित्य सिंघानिया हमेशा अवनी मैम की इंसल्ट करता रहता था। मेहर जब डेविल की बात सुनता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि उसकी जान उसे छोड़कर किसी और को प्यार करे। मेहर डेविल की बिना बातें सुने अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।